तो हेलो सिपाहियों। तो आज की वीडियो में ये सीरीज बाकी सभी सीरीज से बहुत ही ज्यादा अलग है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर बार बार मरकर ताकतवर होता है, पर स्पेशल बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो बंदा ना मौत से डरने वाला एक नंबर का बहुत ही बड़ा हरामखोर गीगा चैड है, जिसकी एक्टिंग, हरकतें और हर एक चीज देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा कि कुछ पलों के लिए तो आपको इसके हरामीपंती से दुश्मन पर ही तरस आने लगेगा। और मैं आपसे इस चीज का वादा करता हूँ कि ये सीरीज हमारे चैनल पर की गई वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक होने वाली है। और अगर आप बस वीडियो के नीचे पूरे 350 कमेंट्स कर देंगे, हम इस कमाल की सीरीज के आगे के एपिसोड बहुत ही जल्दी लाएंगे। खैर एनीवेज, नाउ लेट्स गेट इनटू इट। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक टाउन जहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम कर रहे थे कि वहीं पर एक लड़का एक बूचर से पंगे ले रहा उस पर चिल्ला रहा था, अंकल जी क्या तुम्हारे तरबूज मीठे हैं, पर आपकी मोटी चर्बी देखकर लगता है कि आपके तरबूज खाने में स्वादिष्ट होंगे। और इस गंदी और बेकार बातों से चिढ़ता हुआ वो आदमी एकदम गुस्से में उठता साफ साफ धमकी देता है कि अगर उस बच्चे ने ज्यादा बकवास की तो वो उसे यहीं पर काट डालेगा। और वो लड़का जिसे हम सत्या बुलाएंगे, क्योंकि चाइनीज नामों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और सत्या तो यहाँ पर उस अंकल को और भी ज्यादा चिढ़ाने लगता है, जिस बात से एकदम गुस्सा होकर वो अंकल अपने हाथ में पकड़े चाकू से उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कि सत्या यहाँ पर बताता है, बूचर जी हैं, आप सच में एक मार्शल आर्टिस्ट हैं जिसने पूरी की पूरी चियाओ फैमिली को मार दिया था, और आज मैं उस फैमिली का बदला लेने के लिए यहाँ पर आपकी जिंदगी लूंगा। और वैसे ही वो अपनी अजीब सी फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल उस बूचर जियान पर करता उसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो टेक्निक एकदम निकम्मी थी जो बूचर जियान पर कुछ भी काम नहीं की थी। और कुछ ही पलों की लड़ाई में उस बूचर जियान ने सत्या को मार दिया था और खुलेआम बाजार में एक बंदे को मारकर आखिर वहाँ पर शोर क्यों ही नहीं मचता। लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर अपनी अजीब सी गाड़ी पकड़ बूचर जियान फटाफट वहां से भाग निकलता है। और यहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि सत्या के मरने के बावजूद भी वो फिर से एक बार एक नई बॉडी के साथ जिंदा हो जाता है, जबकि उसकी पहली बॉडी वहीं पर मुर्दा पड़ी थी। और यहाँ पर सत्या को जिंदा कटकर मरने के बाद दर्द तो हो रहा था, पर उसी के साथ साथ उसकी ताकतें भी पहले से बढ़ गई थी, क्योंकि उसके पास यहाँ पर एक अजीब सा सिस्टम था जिससे मरकर वो ताकतवर होता था। और अपने सिस्टम को चेक करता वो पाता है कि इस बार की मरने की रेटिंग उसे C मिली थी, और साथ ही उसे स्किल पॉइंट्स वगैरह भी मिले थे। और फिलहाल के वक्त वो हफ्ते में सिर्फ 5 बार मरकर ही जिंदा हो सकता था। और सत्या एकदम खुश होता है कि उसे पहली बार लेवल C रेटिंग वाली मौत मिली थी, जिसकी वजह से वो बिगिनर इमॉर्टैलिटी पंच सीख पाया था। और वो करने के बाद उसके स्किल पॉइंट्स भी कम हो गए थे, और वो भी थोड़ा थोड़ा इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के तरीके सीख रहा था कि स्किल वगैरह खोलने के लिए उसके सिस्टम के पॉइंट्स लगेंगे। और 5 पॉइंट से उसे बिगिनर इमॉर्टैलिटी पंच मिला था, तो सोचने वाली बात थी कि उसे 20 पॉइंट से क्या मिल पाएगा। और फिर वो अपने पॉइंट्स देकर इमॉर्टैलिटी पंच को मैक्स कर देता है, पर उसे नोटिफिकेशन आता है कि अभी होस्ट की रेटिंग उस चीज के काबिल नहीं थी। तो फिलहाल के वक्त सिस्टम अपने हिसाब से ही पॉइंट्स को बांटेगा, जिसका साफ साफ मतलब था कि सत्य और बार मरकर और एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स पाकर अपने आप को ताकतवर करे। जिस बात से वो भी पीछे हटता कहता है, पर कोई बात नहीं, मैं बूचर जियान का सामना करके अपने आप को और ताकतवर कर सकता। और साथ ही मिस नो ने मुझे बताया था कि वो मार्शल आर्ट्स फैक्शन का एक सीक्रेट मेंबर है, तो जब तक वो मुझे कुछ और बार नहीं मारता मैं उसे भागने तो नहीं दे सकता। और यहाँ पर बूचर जियान जंगल में एक जगह पर आ रखा था, और वो अपने मास्टर को एक लेटर लिखता बता रहा था कि आज एक बच्चा आज उससे चियाओ फैमिली का बदला लेने आया था, और उस बात से गुस्सा होकर उसने उस बच्चे को मार दिया था, जबकि उन्होंने चियाओ फैमिली को आधे साल पहले ही मिटा दिया था। तो ये बात काफी अजीब थी कि आखिर उनका बदला लेने के लिए ये बच्चा कौन आया था। और वो परेशान हुआ इस बात पे सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि चियाओ फैमिली का कोई बंदा हमसे बच गया और वो हमसे अब बदला लेना चाहता है। शुक्र है ये मुझे पहले ही मिल गया और अब मैंने पूरी चियाओ फैमिली को मार दिया है। कि तभी बूचर जियान महसूस करता है कि उसके पीछे घर का दरवाजा खुल गया था, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वो उसी लड़के को पाता है जिसे अभी अभी वो मार कर आया था। और वो एकदम हैरान होता पूछता है कि आखिर वो बच्चा जिंदा कैसे है, जबकि उसने पक्की तरह से उसे मार दिया था। जिस बात पर सत्या उसे बताता है, सत्या का भाई धन्ना हूँ और तुमने मेरे भाई सत्या को मारा है, जिसका भुगतान आज मैं तुम्हें यहाँ पर करा कर रहूंगा। और वैसे ही धन्ना अपनी एक और अजीब सी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता बूचर जियान पर हमला करने का टूट पड़ता है। और इस पागलपन से घबराया बूचर जियान सीधा अपने चाकू से उसके हाथ पर वार करता है, जिसे धन्ना पकड़ता बताता है, मैंने तुम्हारे हथियार को पकड़ लिया है, आखिर अब तुम मुझे कैसे रोकोगे। पर अंदर ही अंदर से उस चाकू की तीखी नोक से सत्या की दर्द से बुरी हालत थी। और यहाँ पर उनसे परेशान हुआ बूचर जियान बताता है, तुम और तुम्हारा भाई दोनों के दोनों पागल हो, आखिर ऐसे मौत के लिए पागल इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन उसका ब्लेड धन्ना के हाथ में फंस गया था, और उससे पहले वो कुछ कर पाता धन्ना एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर दे मारता है। और अब इस ताकतवर मुक्के को खाने के बाद बूचर जियान बताता है, तुम सत्या के भाई धन्ना हो ना, तुम सच में अपने भाई से अलग हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम मार्शल आर्ट्स के लिए कहीं तो ट्रेन हो रखे हो, जबकि तुम्हारा भाई एकदम निकम्मा था। और अब इस मुक्के को खाने के बाद तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और अब वैसे ही 5 मिनट की लड़ाई के बाद बूचर जियान ने लगातार लड़कर धन्ना को भी एकदम पीट डाला था। और फिर लगातार इस लड़ाई के बाद वो फाइनली धन्ना को मार देता है। और थका हुआ बूचर जियान कहता है, ये लड़का यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने आया था, वो बिना अपनी मौत के डर गया। ये लड़का सच में काफी जाबाज था। शुक्र है कि मैंने मास्टर को अभी तक लेटर नहीं भेजा, वरना उसमें लिखी बातें थोड़ी गलत हो जाती। कि बूचर जियान ये बातें कर ही रहा था कि तब एक पल में महसूस कर करके उसकी तरफ कुछ आ रहा था। वह कार हमले को डोज करता है और अपने सामने मुड़कर देखता है कि वहाँ पर पहले जैसे दिखने वाला
एक और लड़का आ रखा था जो उस पर हमला करने के लिए आता बताता है, मेरा नाम मिथु है और तुमने मेरे भाई धन्ना को मारा है और यहाँ पर मैं सत्या और धन्ना का बदला लेकर आऊंगा। और बूचर जियान एकदम परेशान समय चिल्लाता हुआ बताता है, आराम ज्यादा एक एक करके आ रहे हो, अब सालों सत्या धन्ना रंडा सारे आ जाओ क्योंकि मैं अब तुम्हें एक एक करके मौत देने वाला हूँ। और यहाँ पर ये लड़ाई कुछ पल और चलती है और अब टाइम बाद बूचर जियान ने मिथु को भी हरा दिया था और वो परेशान हुआ, बस कह रहा था कि वह एक को मारता ही है तो उसका बड़ा भाई यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो बस एकदम थका हुआ उम्मीद करता है यहाँ पर अब बस इनका कोई और भाई ना आए वरना मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी। और यहाँ एक तरफ फिर से रिवाइव हुआ सत्या अपने स्किल पॉइंट्स और स्टेटस विंडो को चेक कर रहा था और अब वो सिर्फ एक और बार ही मर सकता था। मैं पहले से 4 बार मर चुका हूँ। पहली बार तो मेरे 5 पॉइंट्स कम हुए थे जिससे मुझे बिगिनर लेवल का इमॉर्टैलिटी पंच मिला था। दूसरी बार फिर 2 पॉइंट्स कम हुए और मुझे 20% मास्टरी मिली और बाकी 2 पॉइंट्स ने मेरे 1 पॉइंट को घटाकर मैंने मास्टरी को 40% पे ला दिया। पर अब बूचर जियान से बार मरकर मेरी डेथ रेटिंग कम हो चुकी है, यानी है कि बंदे से लगातार मरना कुछ खास फायदा नहीं देता। और क्योंकि वो अब सिर्फ एक ही बार मर सकता था, वो सोच रहा था कि उसे बूचर जियान से लड़ना चाहिए या फिर नहीं। पर अगर देखा जाए तो पहले 4 भाइयों से लड़कर वक्त बूचर जियान एकदम थक गया होगा तो यही एकदम परफेक्ट मौका था जियाओ फैमिली का बदला लेने का। अब सत्या फिर से लड़ने के लिए आ गया था। उसे अभी भी अच्छे से याद था कि पिछली बार 20% मास्टरी के साथ और इमॉर्टैलिटी पंच के साथ उन दोनों की ताकत एकदम बराबरी के लेवल की थी, यानी इस बार वो उससे ज्यादा ताकतवर था। तो अब उसे फटाफट इस मिशन को खत्म करना था, फिर वहाँ पर जाना था अपनी प्यारी मिस नो के पास। और यहाँ पर बूचर जियान सोच रहा था इन सभी भाइयों की शक्लें एकदम एक जैसी है पर अगले वाला हमेशा पिछले वाले से ताकतवर होता है और ये पिछले वाला पूरा मेरी बराबरी का था। मैं अगले वाले को तो पक्का नहीं संभाल पाऊंगा, बस उम्मीद करके चलता हूँ। इनके माँ बाप ने पूरी IPL टीम नहीं बनाई है। और वैसी उम्मीद कर ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक जानी मानी आवाज और पीछे मुड़कर देखने पर एक जाना माना चेहरा दिखता है जो उसे बताता है, मेरा नाम राठौड़ है, यहाँ पर मैं अपने भाइयों का बदला लेने आया हूँ। बस ही राठौड़ बना सत्या बूचर जियान से लड़ता, उसे कुछ ही पल में हरा देता है। और अब इतनी बार एक ही बंदे से मरने के बाद सत्या को रियलाइज होता है कि अगर मरा भी मतलब के लिए जाए तो उसके भी बहुत ही फायदे होते हैं। और अब बूचर जियान को मारकर वो उसकी जेबों को खाली कर अपनी भर लेता है और वहाँ पर मौजूद लेटर को पढ़ता कहता है, शायद ये वो सीक्रेट लेटर है जो ये मार्शल आर्ट्स फैक्शन को देने वाला था, यानी जो जानकारी मुझे दी गई थी वो बिल्कुल एकदम सही थे। बूचर सच में चीफ फैमिली को मारने के बीच में था और जब उसने मुझे पहली बार मारा था मुझे सीख रेटिंग मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा स्टेटस के व्यक्ति से मरने के बाद और साथ ही जितना शक्तिशाली मेरा विरोधी होगा मेरी डेथ की रेटिंग उतनी ज्यादा हाई होगी। ये चीज सच में टेस्ट करने के लायक थी और बाकी लेटर्स का मतलब वो खुद नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है अब बाकी की जानकारी लेकर मिस नो के पास जाने का। फिर यान सिटी में घर के बाहर आता वो बताता है, मिस नो स्वागत नहीं करेंगे, मैं वापस आ चुका हूँ। और तभी उसके सामने के घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ से बाहर आती है एक ब्लाइंडफोल्ड डाली एक जवान और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेडी। और वही वो लेडी थी जिसे सत्य मिस नो बुलाता था। तभी मिस नो घबराई बताती है कि ये सत्य नहीं हो सकता क्योंकि उस लड़की की आवाज सत्या से बहुत अलग थी। पर सत्या से कैसे बताता कि उससे पिछली बार मिलने से अब वो पहले से बहुत ही ताकतवर और काफी जवान मर्द बन चुका था। और उसे अंदर ले जाता हुआ वो बताता है जवानी में सभी मर्दों की आवाज बदलती है। और फिर वो उससे एक टेढ़ा सवाल पूछता है, क्या निंग सच में तुम्हारा शोर नेम नहीं है? और ये अजीब सा सवाल किसी के पल्ले तो नहीं पड़ेगा। और मिस नो को याद था कि यही उल्टा मुल्टा सवाल सत्या पहले भी उससे बार बार पूछता था। और अब उसकी पहचान एक बार कंफर्म करने के लिए मिस नो उसकी बाह में आ जाती है, पर रोमांस करने के लिए नहीं बल्कि वो उसकी स्मेल को सूंघ रही थी कि क्या ये सच में सत्या ही था ना। और इस बात से खुश होता सत्या तो सोच रहा था मेरी किस्मत तो सच में कमाल की है कि अब उसकी स्मेल को एकदम कंफर्म कर मिस नो पक्की हो गई थी कि ये सत्या ही है। और अब वहाँ पर बैठकर वो उसे बताती है, जियाओ फैमिली के मरने के बाद मेरी आंखें हिलना शुरू हो गई। ये एक ऐसे साइन की तरह था जैसे मेरी पवित्र नजरें शुरू होने वाली है और इन पवित्र नजरों से कुछ भी नहीं छुप सकता। तो सत्या तुम मुझे कभी भी धोखा दे ही नहीं सकते। बहन पवित्र नजरें और तुम तो ब्लाइंडफोल्ड डाली अंधी हो ना। पर खैर सत्य ये बात मुंह पे नहीं कहता पर वो उसे लेटर दिखाता बताता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम जियाओ फैमिली के लौती बंदी जिंदा बचे हो और उस लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बख्शा क्योंकि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। तो फिर आखिर मुझे तुम इमॉर्टैलिटी पंच का अगला पड़ाव कब पढ़ाओगे? जिस बात पर मिस नो बता रही है कि अगर सत्या सच में काबिल बनना चाहता है तो उससे पहले और भी ज्यादा ऑरा और भी ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी जिसे पाने के लिए कम से कम कुछ साल लग सकते हैं। इस सत्या उसे डोले दिखाता बताता है, चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया था अगर तुम मुझे इमॉर्टैलिटी पंच के हर एक चीज सिखाओगे मैं तुम्हारा और तुम्हारी जियाओ फैमिली का बदला लूंगा। और मुझे लगता है कि मैं पहले से बहुत ही ताकतवर बन चुका हूँ कि उसी पल सत्या का हाथ थामती वो उससे अपने और करीब खींचती बताती है, मेरे पास आओ सत्या, आज मैं तुमसे ये बात अच्छी तरह जानकर रहूंगी कि आखिर तुम इस चीज के लिए पहले से कितने कर काबिल बन चुके हैं। और आपको यहाँ पर क्या लगता है कि मिस नो किस चीज की बात कर रही थी? सत्या के किसी शरीर के हिस्से को छूने के बाद मिस नो रियलाइज करती है कि जो भी उसने अपने अंधेपन में छुआ था वो चीज तो काफी सख्त सी थी, जिस बात से उसे सत्या पर एकदम शक होता है। और वो घबराई हुई उससे पीछे हटती पूछती है कि आखिर सत्या ने उसे अपनी कौन सी चीज को छूने लिया था? जिस बात पर अपने बाइसेप्स को दिखाता वो बताता है, बेशक मिस नो मैंने तो अपने बाइसेप्स को छुआ था, आपको क्या लगा कि आपने क्या छू लिया है? इस बात को टालती वो बताती है, हम बस एक दूसरे को काफी कम टाइम से जानते हैं और तुम इतने ज्यादा जल्दी ताकतवर कैसे हो गए? कहीं तुम कहीं जादू करते नहीं? और पर से उसके मसल को छूती वो बताती है कि सच में
ताकत को पाना बहुत मुश्किल होता है, पर सत्या इतनी जल्दी ताकतवर हो पा रहा था। जिस बात पर हाँ करता सत्या बताता है, तो अगर आपको लगता है कि मैं काफी मेहनत से काम कर रहा हूँ, मुझे वो इमॉर्टैलिटी पंच सिखाते क्यों नहीं, क्योंकि इमॉर्टैलिटी पंच जंग फैमिली की एक स्पेशल स्किल है और अगर सत्या उसे पूरी तरह से सीख लेगा तो वो अपने बुढ़ापे में पहुंचकर भी हमेशा उतना ही ताकतवर रहेगा, यानी अपनी पीक स्टेज से कभी भी नीचे नहीं होगा। और फिर मसनो उसे बताती है कि इस एक महीने में सत्या ने बहुत मेहनत की थी और बुचर जियन ने भी अभी तक इस इमॉर्टैलिटी पंच को मास्टर नहीं किया था, पर उसके हाथों में बहुत ही ज्यादा ताकत है। तो फिर जब सत्या की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और वो उस बुचर को मार पाएगा, मसनो उसे बाकी की ट्रेनिंग देने का वादा करती है, पर सत्या उसे बताता है कि उसे किसी का वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने उस बुचर को पहले ही मार दिया था। और ये बात उसे एकदम हैरान कर देती है, क्योंकि पिछली बार तो उसे अच्छी तरह से याद था कि सत्या उस बुचर के लेवल के बिल्कुल करीब तक भी नहीं था। और सत्या उसे बताता है, चिंता मत कीजिए मसनो, मैंने उस बुचर को पेलने के साथ साथ उसका एक सीक्रेट लेटर भी ढूंढा है, पर मैं अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा मैं किस तरह के कोड वगैरह लिखे गए हैं। और मसनो जो कि अंधी होनी चाहिए थी, किसी तरह से उस कोड को समझ पा रही है, जो कि मार्शल आर्ट फैक्शन का सीक्रेट बात करने का तरीका था, जिससे अब वो इस बात से पक्की हो गई थी सत्या ने उस बुचर को हरा दिया था। तब वो उसे इमॉर्टैलिटी पंच को पूरी तरह से मास्टर करने के बाकी तरीके बताएगी। वो सत्या को उसके सामने बैठकर मेडिटेट करने को कहती है, ताकि साथ ही साथ वो उसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे पाए। और फिर आधे घंटे की मेडिटेशन के बाद वो इमॉर्टैलिटी पंच के एडवांस स्टेज में सिर्फ 40% ही पहुंच पाया था, जिससे परेशान हुआ वो सोच रहा था मास्टर में कोई बदलाव तो नहीं आया, और इस इमॉर्टैलिटी पंच को खुद से मास्टर करने से आसान मैं बार बार मरकर सिस्टम के पॉइंट से मदद लूं, और वो करने के लिए मुझे बुचर से भी शक्तिशाली दुश्मनों को ढूंढना पड़ेगा। और अब टाइम बाद मसनो ने उस लिखे गए लेटर के सभी सीक्रेट कोड्स को सेट कर दिया था, और अब वो सत्या को इस लेटर को पढ़ने को कहती है, जो हैरानी से सोच रहा था मसनो तो अंधे थे, तो आखिर इन्होंने ये कोड कैसे बाहर निकाल दिया, कहीं ये मेरे सामने एक्टिंग तो नहीं करे। और वो इस चीज को चेक भी करता है, पर नहीं, वो कोई एक्टिंग वगैरह नहीं कर रही थी। और फिर बैठकर वो उस लेटर को पढ़ने लगता है कि क्रिम्सन एम्पायर जल्द ही कैपिटल को छोड़ने वाले हैं और मार्शल आर्ट फैक्शन ने अपने सभी मेंबर्स को बुलाया है। और सत्या बताता है कि ये एक असैसिनेशन का लेटर है। जिस बात को सुनते ही मसनो भी बताती है कि मतलब मार्शल आर्ट फैक्शन का प्लान था एम्पायर को असैसिनेट कर मरवाने का। और वो पूछती है कि क्या यहाँ पर कहीं भी एम्पायर के पते के बारे में लिखा है, जिस बात पर सत्या बताता है कि ये कोड वर्ड्स अभी भी काफी अजीब है और वो फिलहाल के वक्त सिर्फ इतनी बात का मतलब निकाल सकता है। और अब परेशान हुए मसनो सत्या को बताती है ये मार्शल आर्ट फैक्शन एकदम हरामखोर है और ये बात तो पक्की है, ये जिस चीज की प्लानिंग करते हैं वो उसमें कामयाबी पाकर रहते हैं। और सत्या पूछता है कि क्या ये फैक्शन सच में इतना ताकतवर है, जिस बात पर वो बताते हैं मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, फैक्शन और उस लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जिसने पूरी चाव फैमिली को मार तो दिया था और उसकी वजह कभी नहीं बताई। और वो बताती है कि वो लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट जो सुप्रीम मार्शल आर्ट मास्टर में से दूसरा सबसे शक्तिशाली होगा, उसने मार्शल आर्ट फैक्शन को बनाया था और बाकी फैक्शंस और गैंग को तबाह किया था। उसने बाकी सभी फैक्शंस के सीक्रेट आर्ट्स को हड़प लिया था, उन्हें अपने लिए रख लिया था और अपने उन खास मेंबर्स के लिए, ताकि वो अपनी सेना की ताकत को बढ़ा पाए। और जियाओ फैमिली का इमॉर्टैलिटी पंच ने फर्स्ट जनरेशन के सरदार से मिला था, पर उन्हें भी मार दिया गया। और एकदम गुस्से में मसनो बता रही थी मैं तुम्हें इमॉर्टैलिटी पंच इसलिए नहीं सिखा रही ताकि तुम जाकर उस लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट को हराओ, कि बस एक दिन मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं खुद अपने हाथों से उस हरामजादे को मार पाऊं। और सत्य समझ ही पा रहा था कि मसनो उस मार्शल आर्टिस्ट से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और वो भी उसका साथ यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता था। कि फिर वो उसे बताता है मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस फैक्शन को ज्वाइन कर सकता हूँ? जिस बात पर मसनो को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक सत्या को क्या हो गया, जबकि वो पहले उसका साथ देना चाहता था, अब वो इन हरामियों के फैक्शन को ज्वाइन करना चाहता था। जिस बात पर सत्या उसे बताता है मैं इस फैक्शन को ज्वाइन करूंगा और फैक्शन के लिए क्रिम्सन एम्पायर को असैसिनेट करके मार दूंगा, जिससे इंपीरियल कोर्ट और फैक्शन की आपस में दुश्मनी हो जाएगी। और अगर मैं फैक्शन को ज्वाइन नहीं कर पाया तो मैं फैक्शन के लोगों को हराता चाहूंगा और कोशिश करूंगा इनके पूरे असैसिनेशन के प्लान को जानने की, और यह फिर मैं असैसिन की तरह एक्ट करूंगा और इंपीरियल कोर्ट का शक इनकी तरफ खींचूंगा, जिससे हम कुछ कर तुम्हारा बदला ले पाएंगे। और उसकी चिंता में मसनो बताती है कि ऐसे भागने वाले प्लान से तो सत्या पर कम मारा जाएगा, पर उसके लिए तो ये चांस था एम्पायर का असैसिन बनने का, और अगर वो एक असैसिन मरकर मरा था उसकी डेथ रेटिंग पक्का हाई होगी, जिससे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी ज्यादा मिलेंगे। और साथ ही वो फैक्शन जिसे दूसरे सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट ने बनाया है उनके पास पक्का काफी सीक्रेट आर्ट्स की बुक्स होंगी, और अगर वो उस फैक्शन का मेंबर बन पाए तो वो भी उन बुक्स को पढ़ पाएगा। और सत्य जैसे बंदे के लिए जिसके लिए मरना भी एक वरदान की तरह है, ये जगह तो उसके सपनों की जगह थी। और सत्य बताता है और अगर ये मार्शल आर्टिस्ट सच में आपकी बातों से इतना शक्तिशाली है तो फिलहाल के लिए उससे बदला लेना नामुमकिन के बराबर है, इसलिए यही हमारा बेस्ट प्लान हो सकता है। पर मसनो इस प्लान से बिल्कुल मना करती है और उसकी चिंता में खड़ी हुई बताती है कि ऐसे बेवकूफों वाले प्लान के साथ सत्य बस बेवजह मारा जाएगा, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। गीगा चैन बनता सत्य बताता है आखिर मौत से डरने की क्या जरूरत है, जबकि वो अंततः सबकी आएगी। और उसके सैंड को महसूस करती बस तो जान पाती है कि सत्य यहाँ पर डर नहीं रखा था और ना ही वो घबरा रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। पर उसे इतनी बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या सत्य के लिए इमॉर्टैलिटी पंच सीखना इतना जरूरी था कि बस चीज के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए रेडी था, या फिर वो उससे कुछ और चाहता था। ये कुछ और से ही उसके मन में बस एक ख्याल आता है, वही एक ख्याल जो आपके मन में भी आया होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं सत्य उसके साथ रोमांटिक सी रातें बिताना चाहता है। तभी सोचूं मैं क्यों कहते हैं अंधे लोगों की इमेजिनेशन ज्यादा खतरनाक होती है। और सत्य देखता है कि मसनो को अजीब से दौरे पड़ने शुरू हो गए
थे, पर वो अपने आप को मनाती है कि नहीं, सत्या जैसा वॉरियर ऐसे ख्याल नहीं सोचेगा। और वो फिर भी उसे एक बार कंफर्म करती है कि सत्या उसके लिए इतनी चीजें कर रहा था, तो क्या बदले में वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। जिस बात पर वहाँ कट्टा बताता है कि मिस तो उसके लिए कुछ खास कर सकती है, पर उस खास चीज का टाइम अभी नहीं था। फिलहाल के लिए तो उस चीज को रास रहने देगा, और जब टाइम आ जाएगा फिर मसनो को बताएगा। और अपन फालतू की बकवादी के बाद सत्या उनसे पूछता है कि क्या मसनो को इस बूचर जिया के अलावा कोई इस मार्शल आर्ट फैक्शन का मेंबर पता था। जिस बात पर वहाँ कट्टी बताती है वो अगला मेंबर था यान सिटी का लॉर्ड गुओ यान, जो एक जानी मानी हस्ती थी। पर टाइम बाद पब्लिक में हम देखते हैं गुओ फैमिली का यंग मास्टर यानी गुओ यान का बेटा लोगों को घोड़ों से पिटवा रहा था, क्योंकि वो लोग उसके सामने तब नहीं चुके थे जब वो यहाँ से रास्ता काट रहा था। और उसके गार्ड्स भी भाग्यों को धमकाते बता रहे थे हमारे यंग मास्टर यहाँ से जा रहा है, और तुम लोगों की हिम्मत हुई उन्हें सलाम तक भी नहीं करने के। कि तभी उस यंग मास्टर की नजर पड़ती है एक कपल पर, तरफ इशारा करता वो बताता है कि उसे वो सामने दिख रही खूबसूरत हसीना अभी अभी चाहिए। जिस बात पर वो दोनों एकदम नाराज हो जाते हैं, और वो लड़की बताती है कि वो चाहे खूबसूरत है और उसके ऑर्डर्स मानने से अच्छा वो खुद मारी जाए। कि तभी उस यंग मास्टर के गार्ड्स आकर उस बंदे को पकड़कर बताते हैं कि उनके यंग मास्टर चाहते थे कि वो खूबसूरत हसीना उनके साथ आए, यानी जिस खूबसूरत हसीना की वो यंग मास्टर बात कर रहा था उस लड़की की नहीं बल्कि इस बंदे के बारे में थी। पर इस शक्कीपन के एकदम खिलाफ वो दोनों चिढ़कर उससे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी थे। कि गुस्से में घुओ फैमिली का यंग मास्टर बताता है औरत को उसके ठिकाने पर लगा और मुझे कुछ भी कर वो खूबसूरत हसीना ला कर दो। वैसे ही वो करने के लिए वो अजीब से टकलू से गार्ड्स उन पर अपनी अजीब अजीब टेक्निक के वार करने लगते हैं, जो किसी को भी समझ नहीं आ रहे थे या कि ये मूव्स कौन से मार्शल आर्ट्स के थे। वैसे ही वो दोनों पकड़े जाते हैं कि वो यंग मास्टर नोटिस नहीं करता कि छत के ऊपर उसका शिकार करने के लिए सत्या कब से वेट कर रहा था अभी गार्ड्स का उससे दूर होने का। और जब ये बाकी गार्ड्स यहाँ पर बखूदी कर रहे थे, सत्या यहाँ पर उनके यंग मास्टर पर हमला कर उसे पकड़ लेता है और फिर उसे गले से ऊपर हवा में उठा लेता है। वो यंग मास्टर उसे बताता है बच्चा मुझे छोड़, मेरा बाप इस सिटी का लॉर्ड है। पर सत्या से पूछता है तो वो इस बात का क्या करे, क्या लड्डू बांटे, और अगर नहीं तो ठीक, और अगर हाँ तो कौन से, मिठे या फिर खट्टे। किस्सा से उबलता हुआ यंग मास्टर बताता है मेरा बाप ही जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, और जब वो यहाँ पर आएंगे तो मुझसे बचकर नहीं भाग सकते, और उनके आने पर पक्का तुम बस अपनी मौत की भीख मांगोगे। और ये मौत की भीख, यही तो सत्या चाहता था, एक अच्छे और तगड़ी मौत। और ओरिजिनली सत्या का प्लान था आकर यहाँ पर इस हरामजादे को मारकर खुद उसके गार्ड से लड़कर मर जाने का। पर अगर एक्चुअली में खुद लॉर्ड आकर उसे यहाँ पर मारेगा तो उसकी डेथ रेटिंग पक्का ज्यादा होगी। कि तभी उसका इमोर्टैलिटी सिस्टम भी इस मौत को एकदम कैलकुलेट करता है। बताता है कि अगर सत्या इसी तरह से मरेगा तो उसकी C+ डेथ रेटिंग तो पक्का आएगी। और ये पहली बार था ऐसा नोटिफिकेशन सत्या को आया हो, यानी इम्प्रूव हुआ सिस्टम भी सत्या की इस बात से एक्टिव था। तब उसका कुछ भी कर गोल था उससे सिटी लॉर्ड से मरना। यहाँ पर वो दोनों लड़की और लड़का जिन्हें लगा था कि सत्या यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आया था, उससे बताते हैं कि सत्या जैसे जवान हीरो को उनकी रक्षा करने के लिए इस अनजान लड़ाई के बीच में आने की जरूरत नहीं थी। पर यहाँ पर सत्या का चेहरा देखकर उन्हें थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि नहीं, शायद ये बंदा कुछ और ही चाहता है। और वो दबाकर उस यंग मास्टर को थप्पड़ मारा था जैसे कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं थी। और वो गार्ड्स को साफ साफ धमकी देता है कि अगर वो और करीब आए तो वो उसे यहीं के यहीं मार देगा। और अब डरा हुआ यंग मास्टर भी बस कह रहा था भाई तू पागल है, तू खुद तो मरेगा, मुझे छोड़ दे भाई। कि उसे और थप्पड़ मार मार के पीटता हुआ सत्या उसे कह रहा था अपने बाप को जल्दी बुला, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, आकर वो मुझे मारेगा, कब आता है वो बता मुझे। तभी उस जगह पर तेज घोड़ों के चलने की आवाज आती है, क्योंकि सिटी लॉर्ड गुओ युआन वहाँ पर आ चुका था। और वो अपने सामने देखता है अपने बच्चे को इस बुरी हालत में जिसे सत्या ने उठाकर बहुत ही मारा था। और सत्या महसूस कर ही पा रहा था यह बंदा तो सच में काफी ताकतवर लग रहा था। अब एक गुओयान की एक चिल्लाने की आवाज से उसका और हर जगह पर फैल रहा था। सत्या महसूस कर ही पा रहा था कि गुओयान ने पक्का काफी अच्छी मार्शल आर्ट सीख रखी थी कि वो सिर्फ अपनी चिल्लाने की आवाज से ही लोगों को अपनी इतनी ताकत महसूस करवा सकता था। और यहाँ गुओयान अपने मन में सोच रहा था उस बच्चे का और भी कमजोर है, और शायद यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट बनने की शुरुआत पे हर किसी को ऐसा ही हवा में उठा लेना है। इसकी शारीरिक ताकत तो काफी है, जिससे पता लगता है कि यह ताकतवर तो है। और फिर गुओयान अपने ताकतवर ओरा को अनलीश करता है, और उसके उस ताकतवर और भयंकर ओरा के सामने वहाँ के सभी लोग बस झुकने पर मजबूर हो रहे थे। और सत्या भी महसूस कर पा रहा था जैसे उसके कंधों पर बहुत ही ज्यादा भार था, और उस ओरा से उसका बच्चा तो पहले बेहोश हो गया था। यहाँ पर कमजोरी ना दिखाता, उस दर्द को सहता अभी भी खड़ा रहता है। और ये देख कर कि कोई इसका प्रेशर सह पाया था, जबकि नॉर्मली लोग उसके बाद चलने की हालात में भी नहीं होते थे। जिस बात से इम्प्रेस हुआ वो अपना एटीट्यूड बदलता सत्या से पूछता है मेरे छोटे दोस्त इतनी जल्दी नहीं करते हैं और प्यार से बात को डिस्कस करते हैं। मेरे बच्चे ने शायद बहुत ही बुरी चीजें की है, पर प्लीज उसे इस बार जाने दो और मैं अगली बार से उसे संभाल के रखूंगा। जिस बात से सत्या को समझ नहीं आता कि आखिर हराम कर उसे माफी क्यों मांग रहा है, जबकि उसे लगा था कि वो पहले से धमकाएगा फिर मार देगा। अभी तक सिस्टम की तरफ देखकर डेथ रेटिंग अभी तक कम नहीं हुई थी, यानी उसके पास अभी भी मौका था गुओयान को भटकाने का। और फिर वो उस पर चिल्लाता है कि उसका बच्चा यहाँ पर दिन में जवान लोगों को छेड़ रहा था। कि फिर गुओयान उन दोनों की तरफ मुड़ता उनसे माफी मांगता पूछता है ये दोनों तो लुहान फैक्शन के डिसाइपल हैं, आपके फाउंडर और मैं काफी अच्छा दोस्त है, तो किसी दिन आकर इस माफी के बदले मैं आपको कुछ तोहफे दे दूंगा, तो क्या आप मेरे बच्चे को यहाँ पर माफ करोगे। और वो लुहान फैक्शन के दोनों चाहते थे वो इस वक्त यान सिटी के अंदर थे यहाँ पर बात को बढ़ाने
जाने का कोई फायदा नहीं था। तो वो भी चुपचाप उस माफी को एक्सेप्ट करते, बस अपने काम से काम रखते हैं और इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं। कि यहाँ सत्या पूछता है कि इन दोनों को छोड़ो और बाकी सिटी के लोग जिनको ये बेवजह पट्टे मार रहा था उनका क्या। रब उस पर चिल्लाता है, गोयान तुम्हें सच में लगता है पाप करने के बाद कुछ पैसे देकर माफी मांगने से हर एक कर्म बस मिट जाते हैं, पर लगता है कि तुम हमेशा से यही करते आए हो और शायद तुम्हारा बच्चा हमेशा ऐसे पाप करता रहता है और बाद में तुम अपने पैसों के सहारे हर एक मुश्किलों को आसानी से टाल देते हो। जिन लोगों को इसने बेवजह मारा है आखिर तुम उन मौतों का भुगतान कैसे करोगे। मेरे ख्याल से इसका सबसे बेहतर तरीका होगा सबसे पहले तुम्हारे बच्चे की जान लेना। और गोयान थोड़ा परेशान था क्योंकि सत्या उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रहा था और उल्टा सिटी में उसकी रेपुटेशन खराब कर रहा था। और फिर वो उससे पूछता है, तो आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बताते छोटे बच्चा कि अपने बच्चे को तुमसे छुड़वाने के लिए मुझे भुगतान में तुम्हें क्या देना पड़ेगा। जिस बात पर सत्या से बताता है, तुम्हें ये गलतफहमी किसने डाली कि मैं उसे छोड़ने वाला हूं, और मेरी एक बात अच्छे से जान लो, तुम इसे मुझसे सिर्फ मेरे मरने के बाद ही बचा सकते हो वरना मैं तो उसे छोड़ने वाला नहीं। अब सभी लोग सत्या की तरफ देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे कि उनमें से कोई भी वहां पर सत्या को जानता तक भी नहीं था, पर वो फिर भी इंसाफ के लिए लड़कर अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए रेडी था। और यहाँ पर अब गोयान भी बताता है कि अगर सत्या ने ये फैसला कर लिया था तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तब सत्या महसूस करता है कि एक एल्डर अचानक ही उसके पीछे आ गया था और स्किल्स इतनी ज्यादा तेज थी कि अगले ही पल उसने सत्या के हाथों को एक अजीब से रस्से में बांधकर उसे पकड़ लिया था। और नॉर्मल बंदा ये होने के बाद क्या सोचेगा कि अब वो मारा जाएगा, पर सत्या बस खुश हुआ सोच रहा था मजे आ जाएंगे, मेरी पहली हाई रेट वाली मौत। यहाँ अब उसे बंदी बनाकर गोयान भी उसके नजदीक खत्म से पूछता है, आज तक के जिन भी लोगों से मिला उन्होंने हमेशा अपनी औकात के हिसाब से जुबान लड़ाई है, और तुम अलग हो। बच्चा है, तुम्हारा नाम क्या है। जिस बात पर सत्या उसे बताता है, मेरा नाम सत्या है और मेरा कोई भी बैकर नहीं है, तो तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी तुमसे बदला लेने के लिए कोई नहीं आएगा, तो तुम मुझे बिना चिंता के मार सकते हो। इस सत्या के इस हिम्मत की दाद देता हुआ गोयान एल्डर को सत्या को छोड़ने को कहता है। इस बात से सभी एकदम कंफ्यूज थे। गोयान उसे बताता है कि सत्या सच में एक बहुत ही काबिल और एक बहुत ही हिम्मतदार इंसान था। अगर वो उसकी आर्मी को ज्वाइन करना चाहेगा और उसकी कंट्री के लिए सर्व करना चाहेगा तो वो कभी भी उसके स्टेट में आके रिपोर्ट कर सकता है। सत्या के यहाँ पर आंसू निकल गए थे क्योंकि उसने स्क्रिप्ट में कुछ और लिखा था और ये कहानी को छोड़ जा रही थी और बेचारे को ऐसा लग रहा था कि जैसे किस्मत उससे कोई बता मजाक कर रही थी। और फिर गोयान अपने बच्चे के पास जाकर उसे एक जोर का थप्पड़ दे मारता बताता है कि उसके बच्चे को सच में अकल नहीं है और ना ही कुछ शर्म है जो घर ले जाकर वो उसे अच्छे से देने वाला है। और फिर अपने घोड़े पर बैठकर वो सत्या को बताता चाहता है कि वो कभी भी उससे मिलने के लिए उसके एस्टेट में आ सकता है। यहाँ ये सारी बातें देखते लोग भी अब बातें करने लगे थे कि बेशक उनका यंग मास्टर एकदम कमीना था, पर उनका सिटी लॉर्ड तो एकदम समझदार था जिसने इस वॉरियर को माफी दे दी थी और ऊपर से सत्या का अपनी आर्मी में वेलकम भी किया था। कि सत्या अंदर ही अंदर से बस रो रहा था, ये क्या है, ये कुछ भी मतलब नहीं बनता। मैंने अपने आखिरी शब्द भी सोच लिए थे, मरने से पहले मैं क्या बोलूंगा। ये बेटे बाप के जोड़े एकदम हरामखोर थे, हरामखोरों ने मेरे मरने के प्लान को एकदम बर्बाद कर दिया। इस सिस्टम की तरफ देखकर वो पाता है अभी भी एस्टिमेटेड डेथ रेटिंग C+ थी और सिटी लॉर्ड के जाने के बावजूद भी उसकी डेथ रेटिंग रीसेट नहीं हुई। तो क्या फिर इस बात का मतलब था कि अगर वो भी मारा भी गया उसकी डेथ रेटिंग इसके आसपास की आएगी। पर आखिर ये चीज क्यों थी? क्या पिछली बार से कुछ बदल गया था कि सत्या फिर आसपास इधर नोटिस करता है। सभी लोग उसकी हिम्मत की दाते थे, उसकी इस इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए शुक्रिया कर रहे थे और तालियां वगैरह बजा रहे थे, जिससे सत्या समझ जाता है अगर इस बॉडी और इस जिंदगी में अभी वो मरेगा तो वो एक हीरो के तौर पर मरेगा जिसने लॉर्ड के कमीने बच्चे को रोका था, ना कि कोई अजनबी के तौर पर। यानी एक तरह से उसकी इस बॉडी में डेथ रेटिंग सेट हो चुकी थी और शायद यही सिस्टम को इस्तेमाल करने का सही तरीका था। कुछ भी कर बस अपना नाम बनाना था और नाम बनाने के बाद उसकी डेथ रेटिंग सेट हो जाएगी और फिर उसके बाद जब वो मरेगा बहुत भी गुना शक्तिशाली हो जाएगा। और अगर वो फेल भी हो गया और किसी ताकतवर बंदे से लड़ता मर गया फिर भी उसकी रेटिंग सिर्फ बढ़ेगी। यानी सिस्टम का फायदा लेने के अलग अलग तरीके थे और उससे बस हर एक तरीके का फायदा उठाना था। क्या पता अगर ऐसा ही वो करता रहे तो किसी दिन अपनी जिंदगी में कभी ट्रिपल+ ग्रेड की डेथ रेटिंग पा पाए। क्या सपने हैं हमारे लौंडे के। और यहाँ पर एक तरह गोयान अपने बच्चे को घर लेकर आ गया था और रोता हुआ उसका बच्चा पूछ रहा था क्या डैड ने उस सत्या लौंडे को अपनी और इन्वाइट क्यों किया था जबकि उन्हें अपने बच्चे का बदला लेकर उसे सबक सिखाना चाहिए था। जिस बात पर गोयान सोच रहा था कि उसके इस यान सिटी में अपने ही बच्चे की वजह से इज्जत तो नीलाम हो रही थी और उसी के साथ साथ जब सत्या ने स्टैंड लिया सभी लोग उसकी साइड लेने को रेडी हो गए थे और अगर वो वहाँ पर उसे मार देता तो उसकी इतने टाइम से बनाई गई लौट आने की इज्जत एकदम ही मिट जाती और हो सकता था किसी टाइम पर सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते। तो उस बच्चे को जिंदा रखने का फैसला कर उसने अपने बारे में लोगों की सोच को और भी पक्का कर दिया था और उनके यकीन को पूरी तरह से जीत लिया था। और फिर गोयान अपने बच्चे को बताता है कि इतने बड़े कांड करने के बाद वो 1 महीने के लिए अपने एस्टेट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इस टाइम के आसपास से हिज हाइनेस यानी उनके सीनियर बड़े राजा जल्दी यान सिटी का चक्कर लगाने आने वाले हैं। तो अगर उसका बच्चा उसके सामने आएगा और अगर उन्हें ऐसे कांड के बारे में पता चला तो वो कभी भी उसे
मार सकते हैं। जिस बात पर एक्साइटेड हुआ उसका बच्चा भी पूछता है कि क्या सच में क्रिम्सन एम्पायर आने वाला था, और अगर ये सच था तो ये जानकारी उसके बाप को कहाँ से मिली। जिस बात पर हंसता हुआ गुओयान बताता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता को वारन इस ट्रिप की जानकारी खुद क्यों देंगे, क्योंकि किसी को जानकारी फैला देने से हो सकता है असलसन हमला करने के लिए इकट्ठे हो जाए। क्योंकि एक्चुअली में हम जानते थे कि ये गुओयान उस फैक्शन का मेंबर था और उसके पास शायद इस असैसिनेशन की जानकारी थी। और गुओयान का बेटा उससे पूछता है कि क्या वो सच में सत्या को अपनी यान सिटी की आर्मी ज्वाइन करने देंगे। जिस बात पर वो बताता है चाहे सत्या इस आर्मी को ज्वाइन करे या फिर ना करे, उसके पास उसे संभालने के और भी कई तरीके थे, पर अगर वो उनकी आर्मी को ज्वाइन कर लेगा तो ये चीज सबसे बेहतर होने वाली है, क्योंकि फिर वो उसे ईस्ट माउंटेन पर भेज देगा जहाँ पर कुछ टाइम से काफी चोरी चकारी हो रही है। सुनने में आया है कि एक्चुअली में वहाँ पर जाने वाले लोग जिंदा वापस नहीं आते। और यहाँ पर एक तरफ सत्या आकर सारी बात मसनौ को बताता है कि कैसे उसने उसके बच्चे को पीटा था, पर वो लॉर्ड उसे अपनी आर्मी में ज्वाइन करवाना चाहता था। जिस बात पर मसनौ साहब बताते हैं कि ये बस एक साजिश थी, और हकीकत सत्या बताता है ये साजिश ही तो उनका मौका था अपनी मंजिल तक पहुंच पाने का। और उसकी इस हरकतों से मसनौ को सच में उसकी चिंता होती थी, और फिर वो अपनी खुफिया पॉकेट से एक टेक्निक की डायरी को निकालती बताती है कि सत्या हमेशा से मरने वाले कांड करता रहता है। वो उसे एक सीक्रेट आर्ट देना चाहती है जिससे सत्या को ताकत तो बहुत मिल जाएगी और उसके ओरा को पहले से डबल कर देगी, पर उसके मसल्स को एकदम चीट पाट देगी। और ये जिया फैमिली की कलेक्शंस से सेलेस्टियल डीमन डिसमेंटलिंग टेक्निक थी, जिससे भागर सत्यम बहुत ही खुश था, क्योंकि धीरे धीरे कर उसकी स्किल्स की कलेक्शन बढ़ती जा रही थी। और फिर मसनौ उसे बताते हैं कि बेशक उसे हासिल करने के लिए सत्या को पहले दबाकर ट्रेन होना होगा और सबसे पहले ओरा को पाना होगा, तभी वो इस डिसमेंटलिंग टेक्निक को सीख पाएगा। सत्या, तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी हिम्मत बिल्कुल एक ग्रेट वॉरियर्स की तरह है। तुम्हारी इसी सोच और चीजों की वजह से तुम इन मार्शल आर्ट्स को सीख पाते हो, और शायद इसी कारण तुम बाकियों से जल्दी ताकतवर हो पाते हो। पर खैर उस सिस्टम के बारे में कौन बताए। और फिर चिंता और प्यार में वो बताती है कि उसने ये टेक्निक उसे इसलिए नहीं दी ताकि सत्या फिर से पागलों की तरह अपनी जान को कुर्बान करता है, बल्कि उसने उसे ये टेक्निक दी थी ताकि सत्या के जिंदा रहने की चांस बढ़ते जाए। वो भी इस बात पर खुशी खुशी हाँ करता है, पर मसनौ को भी उसकी बातों से नहीं लग रहा था कि ये लड़का सुधरने वाला था, क्योंकि उस किताब को पकड़ा वो बस जोर जोर से हंस रहा था। और फिर टाइम बाद हमें यान सिटी का आर्मी कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर अब सत्या आ चुका था। और उस आर्मी कैंप पे वो अपने लिए परफेक्ट हथियार चूज करता है, एक भाला, क्योंकि पुराने जमानों से माना गया है कि भाला चलाने वालों पर जल्दी मरने का श्राप लगता है। नहीं, यहाँ पर फेट सीरीज से लांसर की बात बिल्कुल नहीं की जा रही। और आर्मी के बाकी सोल्जर्स पे उसे देखते बातें कर रहे थे कि ये लड़का तो दिखने में काफी आम सा था और लग नहीं रहा था कि ये लड़ाई में कुछ काबिल भी होगा। और उनके मानने से बस इस लड़के की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने बस इसकी हिम्मत की दात देखकर इसे बख्श दिया। और वो बातें कर रहे थे कि आने वाले जंग में ये बच्चा बिल्कुल ही टिक पाएगा। और फिर सत्या कल्टीवेट करता हुआ बिगिनर लेवल की डिसमेंटलिंग टेक्निक को पूरा सीख जाता है, और अब इस नई स्किल को सीखने के बाद उसका ऑरा अब ताकतवर हो गया था, और अब वो बार बार अच्छे से मरकर इन स्किल्स में पॉइंट्स डालकर ताकतवर हो सकता था। और तभी उसे आवाज लिखा था, एक अंकल आता पूछता है, जय मैंने सुना कि तुम कुछ मार्शल आर्ट्स की बुक खरीदना चाहते हो ना। ओह अंकल येलो, बच्चे मैम अंकल व्हाइट हो। कि दो और बंदे आकर उस बंदे का मजाक बनाते हैं। इसने तुम्हें अंकल येलो इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारे दांत पीले हैं। यहाँ पर वो अंकल व्हाइट सत्य को बताते हैं एक कमाल की फिजिकल टेक्निक के बारे में, जिसे पाकर सत्य का बहुत फायदा होगा। और सत्य जिसने अभी तक पूरी तरह से ओहरा को मास्टर नहीं किया था, उसके लिए अपना बचाव करने के लिए एक कमाल की फिजिकल टेक्निक बहुत ही जरूरी होगी। एक सोल्जर मोंक का था, सत्य को बताता है, तुम्हें पहले जान लेना चाहिए ये पीले दांत वाला तुम्हें कौन सी फिजिकल टेक्निक देने की बात कर रहा है। सत्य भी मिस्टर येलो से पूछता है कि ये कौन सी फिजिकल टेक्निक है। इस टेक्निक से तुम्हारा हाथी मजबूत हो जाएगा। और किस्से कहानियों में इसे एक बहुत ही खास नाम से जाना जाता है, सख्त गोटे एक्सकालिबर। और सत्य जान ही पा रहा था कि ये सुनने में एक लेजेंडरी टेक्निक की तरह थी, और ये स्मर्ट प्रजाति की सबसे बड़ी कमजोरी को ही खत्म करती थी। और इसलिए वो इस टेक्निक को खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी था। और मिस्टर येलो उसे वो टेक्निक देता बताता है कि सत्य को उसके पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक उसकी तौर से सत्य के लिए तोहफा थे, क्योंकि 4 महीने पहले उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को पट्टों से मारा था, और वो घाव लेने के बाद वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाए थे, और उसकी वाइफ भी अब बहुत ही कमजोर हालत में थी। पर सत्य ने उस तरह में यंग मास्टर को पेला और एक तरह से उनका बदला लिया, तो वो बस उस चीज का भुगतान करना चाहता था। पर सत्य फिर भी उस टेक्निक को लेता वादा करता है कि वो भविष्य में पक्का इस चीज का भुगतान जरूर चुकाएगा। और यहाँ पर मिस्टर येलो और उसकी दोस्ती हो गई थी कि एक भागा भागा सोल्जर वहां आकर बताता है कि लेफ्टिनेंट ने सत्या को वहां पर बुलाया था कुछ काम की बात बताने के लिए। और फिर वहां पहुंचने के बाद लेफ्टिनेंट उसे बताता है कि ईस्ट की माउंटेन में सोंगे नाम का एक बहुत ही खतरनाक इंसान रहता है, जिसे चोरों का राजा नाम से जाना जाता है। और वो है तो बस एक चोर ही, पर उस हरामजादे की हिम्मत होती है अपने आप को एक राजा बुलाने की बात से चिढ़ता हुआ लेफ्टिनेंट बता रहा था कि सोंग एक बहुत ही हरामजादा चोर है, वो हर एक तरह के बुरे बुरे पाप करता है, और इस वक्त वो ईस्ट माउंटेन पे है, और आधे कुछ साल में ही उसने हजारों बुरे बुरे कर्म किए हैं, और ऊपर से उससे बदतर बात वो हरामखोर ठरकी भी बहुत ज्यादा है, और उसने बहुत सी औरतों को किडनैप कर लिया है। कुछ बेचारी औरतें उससे इस्तेमाल होने के बाद बच जाती है, और ज्यादातर औरतें उस टॉर्चर को सह सह कर वहीं पर बस मारी जाती है। और इतने बुरे कर्म एक राक्षस के अलावा कौन ही कर सकता है। और इन
बातों को लेफ्टिनेंट एकदम रो रो कर सुना रहा था, जिस बात का जवाब भी सत्या कुछ ऐसा ही देता है। यह हरामखोर चोर तो इंसान के रूप में एक भेड़िया है, तो इतने बुरे कर्म कर कर बाकियों की जिंदगी को भी तबाह कर रहा है और हमें इस चोर को कुछ भी कर कर खत्म करना होगा। और लेफ्टिनेंट उसके गुस्से से थोड़ा घबराया। बताता है कि उसने हजारों बंदे की आर्मी को इकट्ठा किया था और 5 दिनों में वो वहाँ पर उस पर हमला करने के लिए जाने वाले हैं। और उसने सभी से ही सुना था कि सत्या बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला है, तो इस लड़ाई का इंचार्ज वो उसे बनाना चाहता था। इस बात पर कोई नया या फिर आम बंदा घबरा जाता, पर सत्या एकदम एक्साइटमेंट से बताता है, यस सर, मैं ये करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और हम उस बदतर राक्षस को खत्म कर डालेंगे। और फिर ये डिस्कशन कर वो वहाँ से चल पड़ता है। जाते जाते वो मन ही मन सोच रहा था कि हजारों लोगों की आर्मी का इंचार्ज उसे बनाना और साथ ही ये वजह बताना। उसने मुझे बताया कि मैं हिम्मत वाला और इसी वजह से वो मुझे इंचार्ज बनाना चाहता है। हरामखोरों गधों को लगता है कि मैं उनके इस लौट की चालों को समझ नहीं सकता, पर खैर मेरे लिए तो ये सबसे खास मौका है। मैं आखिरकार एक अच्छी मौत मारकर लेवल अप हो पाऊंगा। और उसे दूर से वहाँ से हंसता हंसता जाता देखकर लेफ्टिनेंट में मन ही मन सोच रहा था, क्या ये बच्चा बस बेवकूफ है या फिर बस ज्यादा हिम्मत वाला जो ये इस बात से इतनी जल्दी मान गया। खैर जो भी हो, मुझे बस एकदम सावधान रहकर हमारे लौट के ऑर्डर्स को मानना है। और फिर 5 दिन बीत जाते हैं। सत्या को ईस्ट माउंटेन की पहाड़ियों पे भेज दिया जाता है और उसी के साथ मिस्टर येलो और बाकी सोल्जर्स आ रखे थे। और मिस्टर येलो बताता है कि वो इस जगह के बारे में अच्छे से जानता है, तो अगर सत्या चाहे तो वो आगे का रास्ता लीड कर सकता है। और अभी तक उन्हें कोई भी चोर नहीं दिखे थे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो पहले ही वेस्ट की तरफ भाग गए हैं। जो सुनकर सत्य बताता है, अगर ये बात है तो हमें अब उस तरफ जाना चाहिए, पर आगे कुछ भी खतरनाक चीज हो तो तुम सभी को फटाफट मेरे पीछे छुप जाना है। जिस बात से मिस्टर येलो हैरान होता कहता है, बॉस आप तो सच में एकदम नेक दिल इंसान है, पर चिंता मत कीजिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा। बताता है कि ये उसका ऑर्डर था और कोई भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा सिवाय उसके। और बाकी सभी उसकी हिम्मत से इम्प्रेस थे, पर सत्या यहाँ पर बस एक अच्छी मौत मरना चाहता था ताकि उसकी डेथ रेटिंग अच्छी आए। और फिर वहां से आगे बढ़ते वक्त एक और गार्ड उससे बातें करता बता रहा था कि उसका बच्चा बहुत ही शक्तिशाली है। वो 15 साल की उम्र में ही 150 किलो के पत्थर को उठा लेता था। और वो अपने बॉस से पूछता है कि आखिर बॉस अपनी 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, जिस पर सत्या बताना तो नहीं चाहता था, पर वो मरने मराने वाली ही हरकतें कर रहा था। और वो ये ऊट पटांग बातें कर ही रहे थे कि उनकी तरफ कोई हमला करता, तेजी से तीरों से वार करता है, पर उससे पहले वो हमले उस घाट को लग जाते हैं। सत्या फटाफट उसे एक जोर की लात मारकर उस हमले से पीछे कर देता है। और खुद यहाँ पर उसका प्लान था फिल्मों में देखे गए वो खतरनाक मूव का इस्तेमाल करने का। और फिर सत्या अपने भाले को टोर्नाडो की तरह घुमाने लगा है, जैसा एक बार डेडपूल ने भी किया था। पर वो रोलिंग थंडर हमला एकदम ही निकम्मा था, क्योंकि वो बाल बाल जिंदा तो बच पाया था, पर फिर भी कुछ तीर उसके लग ही गए थे। और बाकी गार्ड से हैरान थे कि उनका बॉस ही अजीब हरकतें कर रहा था। और यहाँ पर वो चोर अब फटाफट उन पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं और बाकी सोल्जर्स तो एकदम घबरा गए थे। और सत्या एकदम एक्साइटेड था, आखिरकार फाइनल चोर आ गए, मतलब मैं एक अच्छी मौत मर पाऊंगा। और क्योंकि इमॉर्टैलिटी लॉक फिर से चमक रहा है, इसका मतलब है मैं जितनी अच्छी लड़ाई करूंगा मेरी डेथ रेटिंग उतनी ऊपर जा सकती है। और आज मुझे एक अच्छी मौत मारने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसा ही हमला करने के लिए बढ़ा, बाकी सोल्जर्स को तेजी से लीड करता है। और यहाँ पर सभी लोग अपनी सेफ्टी से लड़ाई कर रहे थे ताकि वो अपनी रक्षा कर दुश्मनों को मार पाए। पर यहाँ पर सत्या दोनों ही पार्टीज के लिए एकदम बाबला इंसान था, बिना किसी की चिंता करे लगातार अपने गार्ड्स की जिंदगी बचाता, बीच में खुद आता, फटाफट सभी चोरों को मार रहा था। और सभी लोग ही उसकी एबिलिटी से एकदम शौक है, क्योंकि एक तो वो यहाँ पर सभी की मरने से रक्षा भी कर रहा था, खुद बिना अपनी जान के परवाह किए सभी चोरों को हरा भी रहा था। कुछ ही पल में चोर भी उसके पागलपन से एकदम डर कर वहां से भाग जाते हैं। और सत्या इस बात से एकदम डिसअपॉइंटेड कि ये निकम्मे इतने कमजोर थे जो उसे मार तक भी नहीं पाए। और फिर अपने हाथों में खबे गए घावों से तीरों को बाहर निकालता, वो अपने सोल्जर से कुछ दवाइयां मांगता है जो उसके घावों को रोक पाए। यहाँ पर मिस्टर येलो, जिसकी सत्या ने एक बार फिर से जान बचाई थी, एकदम इमोशनल हुआ बताता है कि वो इस एहसान को सच में नहीं चुका सकता जो सत्या ने उस पर 2 बार किया था। और फिर टाइम बाद एक पेड़ की छांव में बैठकर वो आपस में बातें कर रहे थे कि दूसरा मोंग जैसा सोल्जर भी आकर बताता है, बॉस आपने मिस्टर येलो के एहसान को ऐसे चुकाया है, उसी टेक्निक का एहसान। ये वो बात तो ठीक है। और सत्या पूछता है, पर अब उससे क्या काम था, जिस बात पर टकलू बताता है, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ जो फिलहाल के वक्त तो मेरे पास नहीं है, पर टाउन में वापस जाकर मैं आपको वो जरूर दूंगा कि आप एक ऐसे जनरल हो जो अपने सोल्जर के लिए अपनी जान को आगे करता है। राज मिस्टर येलो की जान सिर्फ आपकी वजह से ही बच पाई है। और अब इस बखूदी के बाद वैली की तरफ देखता हुआ सत्य बताता है कि आगे के रास्ते में पक्का ही काफी जान बिछा रखे होंगे और काफी लोग उन पर हमला करने के लिए इकट्ठा भी हो सकते हैं, तो आगे बढ़ना बहुत ही खतरनाक होगा। और मिस्टर येलो से पूछता है कि क्या इस वैली का कोई नाम डाल रखा था, जिस पर मिस्टर येलो मना करता है। जो बात सुनकर फटाफट सत्या एक पेड़ पर उस जगह का नाम वैली ऑफ पोलर ट्री डाल देता है, क्योंकि ऐसी ही खास जगह पर वो मरना चाहता था। कि तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट आता बताता है कि आखिर अभी तक सत्या सिर्फ यहीं तक क्यों पहुंचा था जबकि उसे रास्ता लीड करना था। इस बात पर सत्या बताता है इन पर चोरों ने मिलकर हमला किया था और आगे पक्का माउंटेन पे और भी जाल बिछाए गए थे। जिस बात पर लेफ्टिनेंट बताता है कि ये चीज बस सत्या की एक बहाना थी, क्योंकि शायद सत्या को अब इस लड़ाई से डर लगने लगा था। और यहाँ पर ऐसा था कि वो यहाँ पर उनके ऑर्डर्स को मना कर रहा था, और अगर सत्या यहाँ पर सच में उसके ऑर्डर्स को मना करता तो ये
ये लेफ्टिनेंट के लिए काफी अच्छा बहाना था उसकी जान लेने का। उसे लगा था सत्य जैसा हिम्मत वाला बंदा पक्का इस बात को बेइंसाफ समझकर इंसाफ के लिए लड़ना चाहेगा, पर उल्टा सत्य बताता है कि वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। वो मन ही मन लेफ्टिनेंट की तारीफें कर रहा था क्योंकि वो उसके जैसे एक निकम्मे से नहीं मरना चाहता था जिससे उसकी डेथ रेटिंग कम हो जाए। तो बेशक जंग में एक हीरो की तरह मरकर अच्छी डेथ रेटिंग तो मिल पाएगी, तो ये फिलहाल के वक्त लेवल अप करने का सबसे बेस्ट तरीका था। और जब वो नीचे जंगल की और गहराई में पहुंच गए थे तो सच में वहाँ पर जाल बिछा रखा था। कई लुटेरे मिलकर उन पर हमला करने के लिए टूट पड़े थे और मिस्टर येलो और मिस्टर टकलू दोनों ही उसके साथ थे। पर सत्य उन्हें और अपने बाकी के सोल्जर्स को वहाँ से भागने को कहता है, पर वो उसे अकेला उनके लिए लड़ता देखकर यहाँ पर इस लड़ाई से भागना नहीं चाहते थे। पर गुस्से में सत्य उन पर चिल्लाता बताता है, यहाँ से फटाफट भाग जाओ और यहाँ पर तुम्हें मेरी जिंदगी देखने की जरूरत है क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। मिस्टर येलो और मिस्टर टकलू एकदम कंफ्यूज थे कि यहाँ पर उन्हें इंसानियत देखनी चाहिए थी या फिर अपने दमदार कैप्टन के ऑर्डर्स को मानना चाहिए था कि पहाड़ी की चोटी के ऊपर ही खड़ा घोड़े पर सवार लेफ्टिनेंट ने बताता है कि यहाँ पर मौजूद कोई भी सोल्जर इस जंग से नहीं भागेगा और जो भी भागा उसे गद्दार समझकर मार दिया जाएगा। जिस बात से सत्य समझ गया था बॉस के और उसके आदमियों को भी जिंदा नहीं जाने देने वाला ताकि ये पूरी बात बाहर न जाए और ये सच बस दबा रह जाए। और वैसे ही सत्य के सोल्जर्स अपनी पूरी हिम्मत कर उसकी मदद करने के लिए बढ़ते ही है। सत्य चिल्लाता उन्हें रोकता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी विधवा हो जाए? तो मैं इस फालतू की लड़ाई में अपनी जान को कुर्बान करने की जरूरत नहीं। पर मिस्टर येलो बताता है कि आखिर वो कैप्टन को अकेले मरने कैसे दे सकते हैं कि अपनी पूरी ताकत से बाकियों से लड़ने के लिए बढ़ता। सत्य अकेला ही सभी के सभी लुटेरों को संभाल रहा था और लगातार वार खाता और उन्हें मारता हुआ वो बताता है, इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम लोग नहीं कर सकते और वो चीजें इतनी खतरनाक और घायल है जिन्हें सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कुछ भी हो जाए तुम लोग यहाँ पर नहीं मरने वाले क्योंकि यहाँ पर मैं उससे पहले इन सभी का सामना कर मरने वाला हूँ। हम देखते हैं अपने सामने इतने दुश्मनों के मौजूद होने के बावजूद भी सत्य अभी भी उन सभी का ही सामना करने को बिल्कुल रेडी था और जितने भी लुटेरे उस पर मिलकर हमला करने को टूटे वो उन सभी को बस लगातार हरा रहा था, जिससे एक पल के लिए उन लुटेरे को भी पता नहीं लग रहा था कि बस लड़ाई को सच में जीत ही रही थी ना। यहाँ एकदम घायल हुआ सत्य उन पर चिल्ला रहा था, क्या हुआ हराम खोरो आ जाओ, अबे तो मैं बस शुरू हुआ हूँ। और वैसे ही जब उससे लड़ने के लिए और बंदे कूदते बिना अपने घावों की चिंता किए सत्य बस उन सभी से लड़ रहा था और इतनी लड़ाई लड़ते लड़ते अब उसे अपने शरीर में एक अलग सी ही ताकत महसूस हो पा रही थी और बस सत्य का ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में उसकी ताकत बढ़ गई थी। और जब सत्य का ध्यान सिर्फ एक तरफ मुड़ रखा था 7-8 बंदे मिलकर उस पर पीछे से वार कर उसे मारने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर अब सत्य को अपने शरीर के अंदर एक कमाल की ताकत सी महसूस हो रही थी और अपने भाले को घुमाता हुआ वो अपने सभी दुश्मनों को लगातार पटक कर फेंक रहा था। और दूर पहाड़ी पे खड़ा लेफ्टिनेंट ये नजारा देखता हुआ सोच रहा था कि इस बच्चे ने इस लड़ाई के दौरान किसी तरह से ओरा को प्राप्त कर लिया था और एक वॉरियर जो 20 की उम्र तक ओरा पा पाए वो बहुत ही ज्यादा काबिल होता था और अपने सामने सत्य को ये कर पाता था। लेफ्टिनेंट उसका टैलेंट से काफी इरिटेटेड था और उसे इतना तो पक्का लगता था कि वो इतने सारे लुटेरों को मारता मारता कभी तो मरेगा ही। पर लेफ्टिनेंट देखता है कि सत्य ने अभी भी ओरा को प्राप्त किया था पर न जाने कि उसका ओरा शुरुआत से ही इतना ज्यादा ताकतवर था जो कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं थी, जिससे उसे अंदाजा हो पाता है कि सत्य पक्का किसी तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा था और वो जान गया था कि ये सेलेस्टियल डीमन डिसमेंटलिंग टेक्निक थी। और वो देखकर वो सोचा था उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल तो कर लिया है पर अब इसके बाद ये बच नहीं सकता और अब इतने सभी दुश्मनों के सामने ये पक्का यहाँ पर मरेगा। और वैसे ही अब और भी ठगा कर उसे घेर लेते हैं और मिस्टर येलो और बाकी सत्य के आदमी सत्य की जीत के लिए चिल्लाते उसे मोटिवेट कर रहे थे कि यहाँ पर सत्य जमीन पर एक वार मारकर पूरी की पूरी जमीन को तोड़ डालता है। और उसके सभी आदमी सत्य की इस हिम्मत को देखकर उससे एकदम इम्प्रेस हो रखे थे कि सच में उनका कैप्टन उनकी जान बचाने के लिए बिल्कुल भी पीछे हटने को रेडी नहीं था। यहाँ पर सत्य उन्हें बताता है, जब तक आज मैं इस जंग को लड़ने के लिए सामने खड़ा हूँ मेरा साथी हो तो मजे कोई भी इस जंग को लड़ने के लिए बीच में नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे अलावा आज के इस जंग में कोई भी अपनी जिंदगी को नहीं खोएगा। और वैसे अब सभी लुटेरे देख ही पा रहे थे इस सत्य अब एकदम मरने की लत में आ चुका था तो यही अब एक मौका था उसे मारने का कि यहाँ पर सत्य अभी भी मुस्कुरा था। जंग लड़ने के लिए टूट पड़ता है, बाहर एक लुटेरे पर तेजी से वार करता है पर अब जितने भी वार उन पर कटा है उसकी बराबरी के वो वार खा भी रहा था। और अब लगातार लड़ाई लड़ कर उसने अपने सभी विरोधियों को मारकर वो अपने दुश्मनों का पहाड़ बना वहाँ पर विजेता खड़ा था। और इसकी लड़ाई से उसके सभी के सभी सोल्जर्स एकदम इम्प्रेस थे कि सच में उनका कैप्टन तो एक महान योद्धा था। और अब इतने घाव खाने के बाद वो लड़ता लड़ता खड़ा हुआ ही मारा गया था। और उसी पल उसके मरने के बाद पीछे पहाड़ी पे खड़ा लेफ्टिनेंट अपने बाकी सोल्जर्स को बताता है कि सत्य ने उनका रास्ता बनाया है और वो उसकी कुर्बानी को फालतू नहीं जाने देंगे। वैसे ही वो अपने सभी सोल्जर्स को लीड करता हुआ वहाँ पर गिने चुने बाकी लुटेरों को मारने के लिए बढ़ पड़ता है। और पर उन सभी लुटेरों को मारने के बाद कैप्टन अपने सोल्जर्स को बताता है, सिपाहियों हमारा मिशन यहीं तक था तो अब हमें वहाँ से वापस से ठीक बढ़ना चाहिए। जिस बात पर मिस्टर वाइट पूछता है कि आखिर अभी मिशन कहाँ पर ही खत्म हुआ
था उन्होंने अब तक सिर्फ कुछ लुटेरों को ही मारा था और वो अभी तक उनके मेन बेस तक पहुंचे तक नहीं थे। जिस बात पर लेफ्टिनेंट बताता है, ये पहाड़ी इलाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पर इन लुटेरों ने न जाने कितने जाल बिछा रखे होंगे, तो फिलहाल के लिए हमें अपनी सुरक्षा का सोचना चाहिए। बात से गुस्से में सत्या के बाकी साथी कह रहे थे कि इन्होंने जब बॉस को यहाँ पर भेजा था तब भी इन्हें पता नहीं चला कि ये जगह बहुत ही रिस्की है, जिसकी वजह से बेफालतू में ही उनका बॉस मारा गया। और दूसरा टकलू बताता है कि कम से कम वो उसकी बॉडी को वहाँ से ले जा सकते हैं और उसके उस अंधी बहन को दे सकते हैं, जिसके बारे में सत्या ने बताया था कि यहाँ पर वो उसकी बॉडी को उठा रहे थे कि दूर एक चोटी पर खड़ा अपनी नई बॉडी में सत्या उन्हें ये करता हुआ देख रहा था। और अपने स्टैट्स को देखने पर वो पाता है कि ये डेथ रेटिंग उसे B क्लास की मिली थी, जिससे उसे 25 स्किल पॉइंट्स मिलते और साथ ही उसकी मास्टरी भी बढ़ गई थी, जिससे सत्या एकदम खुश हो जाता है। इस सच में उसे इतनी मेहनत का फल मिला था। और देखा जाए तो एक C क्लास की मौत उसे 10 साल की मेहनत का फल दिला सकती थी और B क्लास की मौत पूरे 20 साल की मेहनत का फल। तो A क्लास की मौत तो सच में कमाल कर देगी। पर बुरी बात यह थी कि जब भी वो स्किल के इस्तेमाल से मरता था उसके नए शरीर की उम्र पहले से बढ़ जाती थी, इसलिए तो वो फटाफट इमॉर्टैलिटी पंच को सीखना चाहता था ताकि उसकी उम्र जितनी मर्जी हो जाए वो रहे उतना ही ज्यादा शक्तिशाली। और फिर अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए वो अपने भाले को घुमाकर पेड़ पे मौजूद एक छोटी सी चींटी पर हमला करता है और उसका निशाना इतना पक्का हो गया था कि वो छोटी छोटी चीजों को भी बसानी से एकदम काट सकता था। और वो एकदम खुश हुआ सोच रहा था, सच में कैसा लगा था कि मरने में भी इतने मजे आते होंगे। और अब बारी है उस भाई का शुक्रिया करने के जिसकी वजह से मैं मारा गया हूँ। यानी वो बात कर रहा था लेफ्टिनेंट से शायद बदला लेने का। और यहाँ लेफ्टिनेंट को भी घोड़े पर बैठे हुए अचानक अपने शरीर में एक ठंडक सी महसूस होती है, जैसे कोई उसे बहुत ही ज्यादा याद कर रहा। और वहाँ से जाते हुए वो एक पेड़ पर देखता है सत्या द्वारा लिखे गए कुछ शब्दों को, जो था वैल्यू ऑफ द फॉलन ट्री। और सत्या के साथ ही बताते हैं कि ये चीज यहाँ पर उनके बॉस ने कुछ सोच समझ कर लिखी थी, क्योंकि शायद उन्हें पहले ही पता चल गया था आगे की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा है पर वो ओटर्स के खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए अपने आने वाली मौत को जानकर उन्होंने इस ट्री का ऐसा नाम दिया था। और सत्या के साथ गए के वो सभी गार्ड्स रोने लगे थे कि उनके बॉस तो सच में कमाल के थे, जिन्होंने उनके लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। कि तभी उनकी इमोशनल मूवमेंट को टोकता हुआ वो लेफ्टिनेंट वहां कर उनसे पूछता है कि आखिर वो सभी बंदे साथ में क्या उठा कर चल रहे थे। और ये वो सत्या की लाश की बात कर रहा था कि आखिर वो उसे उठाकर क्यों लेकर आ रहे थे। पर मिस्टर येलो लेफ्टिनेंट को प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि ये उनके बॉस सत्या की बॉडी थे और उनके इस बहादुरी के बाद वो आखिर उनकी बॉडी को यहाँ पर कैसे छोड़ सकते थे। और मिस्टर येलो उस कमीने के चेहरे से ही जान पा रहा था कि ना बेटा, ये हराम का पिल्ला उन्हें बॉस की बॉडी को यहाँ से ले जाने नहीं देगा। और बिल्कुल वैसे ही बहाना लगा था वो मोटिवेशनल स्पीच देने लगता है। सत्या बिल्कुल हिम्मत कर यहाँ पर लड़ते मारा गया था और उसके उस जाबाजी के बाद हम उसके शरीर को इस जगह से नहीं ले जा सकते जहाँ पर लड़के उससे अपनी कुर्बानी दे। और वो सत्या के साथी को दिलासा देता है कि वापस घर जाने के बाद वो सत्या का फ्यूनरल खुद अपने हाथों से करेगा, तो किसी को भी यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और यहाँ पर ये झूठ का दिखावा कर वो अंदर ही अंदर से एकदम खुश हो रहा था। इस बेवकूफ सत्या ने तो सच में काफी सारे लुटेरों को मार डाला, पर फिर भी इन सभी चीजों का क्रेडिट मुझे मिलेगा। इस तरह के बेवकूफ बच्चों की वजह से मेरा सच में कितना फायदा होता है। और साथ ही इसी चीज के साथ क्योंकि मैंने लॉर्ड का दिया गया ऑर्डर भी पूरा किया तो यंग मास्टर और लॉर्ड भी खुश हो गए। और क्या पता इसके लाश को ठिकाने के साथ साथ लॉर्ड मेरा प्रमोशन कर दे। तभी उसे एक बात याद आती है कि सत्या ने उसे बताया था कि उसकी एक बहन भी है। तो लेफ्टिनेंट का प्लान था उसे तड़पा कर उससे मजे लेने के बाद उसे चुपचाप ठिकाने लगा देने का। और फिर सत्या के बारे में कोई भी परिंदा तक भी पूछने वाला नहीं बचेगा कि यहाँ पर सत्या उसके इस गंदी सोच को कामयाब होने का समय नहीं देता। वो ऊपर की एक दूर पहाड़ी पे खड़ा सीधा अपने तेज भाले को लेफ्टिनेंट की गर्दन से आर पार कर देता है। और ये भाले का हमला इतनी जोर से हुआ था यहाँ आस पास के मौजूद गार्ड्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था बस घबराने के अलावा। आखिर अचानक ही ये भयानक हमला किसने कर दिया। और यहाँ पर तड़पते लेफ्टिनेंट की नसें ऊपर पहाड़ी की तरफ पड़ती है और पहाड़ी के दूर होने की वजह से वो साफ तो नहीं देख पा रहा था पर उस व्यक्ति की फिगर से अंदाजा हो रहा था और कोई नहीं बल्कि सत्या ही है, जो कि न जाने कैसे जिंदा बच गया था। और उसने उससे बदला लिया था और तड़पता हुआ बुक्स कहने की कोशिश तो करता है पर घाव गहरा होने की वजह से वो ना कुछ बोल पाए वहीं पर मारा जाता है। सत्या का बदला यहीं पर पूरा होता है कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट के पक्के गार्ड चिल्लाने लगते हैं कि उन पर हमला हो चुका है। लेकिन उन सभी घबराए गार्ड्स को छोड़कर पहाड़ी के ऊपर मिस्टर येलो और मिस्टर टकलू ने सत्या की खड़ी हुई फिगर को देखा था। और बेशक उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि जब बॉस की लाश उनके पास थे तो आखिर वो व्यक्ति कौन हो सकता था। पर फिर भी चाहे जो भी हो, अगर किसी तरह से उनका बॉस सच में जिंदा था इस बार वो उनकी रक्षा करना चाहते थे। इसलिए वो बाकी सभी गार्ड्स को बेवकूफ बताते हैं कि ये खौफनाक हमला करने वाले वही लुटेरे थे जो कि उन पर किए गए हमले का बदला ले रहे थे। इसलिए उन सभी गार्ड्स को लगता है कि अगर उनका ताकतवर लेफ्टिनेंट तक भी मारा गया था तो आखिर फिर वो यहाँ पर क्या ही कर सकते थे। इसलिए उन सभी के पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ से भागकर जाकर लॉर्ड को
इस चीज की रिपोर्ट देने की। और एक तरफ यहाँ पर भाला फेंकने के बाद सत्या अपने सामने से एकदम खुश हुआ सोच रहा था, यह तो सच में कमाल की चीज है। ये लेफ्टिनेंट जो कम से कम है एक क्लास 8 का वॉरियर था, पर वो तक भी मेरे हमले को सेंस तक भी नहीं कर पाया। यानी इसका मतलब है एक क्लास बी की डेथ के बाद मेरा लेवल एक क्लास 8 के वॉरियर से ज्यादा का है। और साथ ही अब वो सेलेस्टियल डीमन डिसमेंटलिंग टेक्निक को कंट्रोल कर पाया था, जिसका इस्तेमाल कर उसने जब भाले को छोड़ा था, जिस ताकतवर हमला की वजह से उसका खुद का हाथ तक भी एकदम जख्मी हो गया था। और ऐसे अपने आप को सैक्रिफाइस कर एक तगड़ा वन शॉट हमला कर पाना उसके लिए एकदम परफेक्ट टेक्निक थी। और वो ये सोचता एकदम खुश हो रहा था मैंने अब लेफ्टिनेंट चू को मार दिया है और ये सोल्जर्स पक्का खूनी की तलाश करते मेरे पीछे आएंगे और मैं आखिरकार फिर से एक बार मारा जाऊंगा। पर जब फिर वो पहाड़ी के पीछे देखता है तो वो देख पाता है कि सभी के सभी सोल्जर्स तो वहाँ से भाग रहे थे उसके पूरे के पूरे प्लान पे पानी फेर कर। और उसे माइक पे चिल्लाने की आवाज आती है मिस्टर येलो के, जो कि जोर जोर से चिल्लाता बता रहा था कि ये हमला करने वाले चोर थे, जिस बात से सत्य एकदम गुस्सा हो जाता है। मिस्टर येलो ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की, पर तुम्हारे आमी लोग मुझे चैन से मरने तक भी नहीं दे रहे और तुमने अब सभी को बता दिया कि ये सारा कांड करने वाले चोर थे। यानी अगर बाकी भी सोचेंगे कि वो चोरों ने किया है तो आखिर पर मेरी डेथ रेटिंग कैसे बढ़ेगी? और बस बात से परेशान ही था तभी वो पीछे उन्हें असली लुटेरों का प्रोसेस महसूस कर पाता है, जिससे सत्य को उम्मीद आ जाती है कि चलो वो सोल्जर्स तो नहीं पर ये लुटेरे तो उससे बदला लेने के लिए से जरूर मारेंगे। इसलिए वो उन्हें धमकाता बताने लगता है तुम्हारा में लोग मुझ पर पीछे से हमला करने के लिए आए हो तो हिम्मत था तो आगे बढ़ो। मैं इस मामले में कोई भी किरदार नहीं था तो अब बिना लड़ाई के पीछे नहीं हटने वाला है। और वो बस उम्मीद कर रहा था कि ये हरामी चोर जल्द से जल्द उसे मार दे, क्योंकि आधा पैरालाइज होकर वो वैसे भी थक गया था कि वो चोर उल्टा सत्या से डर रखे थे, क्योंकि उन्हें याद था ये बंदा एकदम का साइकोपाथ था जो न जाने कितने बंदों को मारकर मरा था और अब न जाने ऊपर से फिर से भूतों की तरह उन्हें दिखने लगा था। और मम्मी भूत भूत चिल्लाते वो फटाफट वहाँ से भागने लगते हैं। एक ही पल में सत्या उन दोनों के सामने आ जाता है और उन शांत करता बताता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में वो मरे गए सत्या का एक भाई था और वो यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने आया था। और वो दोनों भी थोड़ा नोटिस कर पाते हैं कि यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बंदे की उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही थी और इसने अपने भाई का बदला लेने के लिए अपने खुद के ही कैप्टन को भी मार डाला था। पर फिर भी वो सत्या से पीछे छुड़ाने की कोशिश करते फटाफट बस वहाँ से भाग रहे थे कि भागते हुए जंगल की गहराई में उन लुटेरों को सामने खड़ा अपना मास्टर मिल जाता है, जो कि अपने ढेरों आदमियों को सता रखा था और वो उनकी लोधी उम्मीद थी उन्हें साइकोपाथ सत्या से बचाने के लिए। और वैसे वो फटाफट अपने बॉस की तरफ जा ही रहे थे कि अब सत्या नमूनों को छोड़कर तेजी से अब सीधा उनकी बॉस की तरफ बढ़ने लगा है, क्योंकि निकम्मे चोरों से मरना उसे एक बहुत ही कम क्लास की डेथ रेटिंग देगा। पर अगर वह लुटेरों के राजा से मरेगा तो रेटिंग थोड़ी सी ज्यादा ही होगी। जितनों में भी हिम्मत था सारे के सारे आ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने आया हूँ, जिसने मौत के डर के बावजूद भी तुम लोगों से लगातार सामना किया। और थीफ किंग के सामने आकर वो उससे पहले एक बार कंफर्म कर लेता है कि वही थीफ किंग सोंग हे था ना, जिस बात पर उसके सामने मौजूद व्यक्ति हंसता हुआ सत्य को बताता है तुमसे मिलकर खुशी हुई, कामयाबी होता। और जी मैं एक लुटेरा वांग सोंग ही हूँ। वांग मेरा लास्ट नेम है और सोंग ही फर्स्ट नेम, तो आप मुझे दोनों भाषाएं किसी भी एक नाम से बुला सकते हैं। जैसा यहाँ पर सोंगी का उस लेफ्टिनेंट ने बताया था कि वो चोर एकदम हरामखोर है। सोंगी यहाँ पर वैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि उल्टा एक समझदार व्यक्ति। क्या तभी अचानक ही बोलते बोलते सोंगी की खांसते खांसते मुंह से खून निकलने लगता है और सत्या को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इन लुटेरों का लीडर क्या एक्चुअली में इतना कमजोर हो सकता था कि यहाँ पर वो लुटेरे बताते हैं कि ये उसी सत्या का भाई था जिसने एकदम उनके झुंड को मारने में तबाही मचा दी थी और साथ ही इसने इस लेफ्टिनेंट को भी मार दिया था। जिस बात से सोंगी इम्प्रेस हुआ हंसता हुआ उससे बताता है कि उसका भाई सच में ही काफी हिम्मतदार था जो अपने सैनिकों को बचाने के लिए अंत तक लड़ा। और फिर वो सत्या से पूछा है और तुम उसके बड़े भाई जिसने उस लेफ्टिनेंट चू को मार दिया उसकी बराबरी के हिम्मत वाले हो, मुझे बताओ क्या तुम हमारी ईस्ट माउंटेन को ज्वाइन करना चाहोगे और इस मुश्किल के समय में क्या तुम हमारे साथ और भी ज्यादा कामयाबियां पाने के रास्ते पर चलोगे? जिस बात में सत्या एकदम कंफ्यूज था कि हरामखोर तुमने मेरे भाई को मारा है और मैंने तुम्हारे बंदों को, तो आखिर तुम मुझे अपनी टीम में क्यों लेना चाहोगे? जिस बात में सोंगी बताता है कि उनकी इस दुनिया में न जाने कितने खून किस वक्त हो रहे होंगे, पर सही गलत का फैसला दोनों तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक साइड हमेशा गलत होती है, बल्कि ज्यादातर दो गलत साइड के व्यक्ति बेमतलबों के लिए ही आपस को मारते हैं। और सोंगी के लुटेरे होने के बावजूद भी सत्या को उससे एक एंजल जैसा और महसूस हो पा रहा था और उसके ऑफर को ठुकराना तो मुश्किल था, पर सत्या किसी से कम नहीं था और नई बातें बनाता वो ने बताता है तुम्हारी बातें तो काफी सही है, पर मैंने जैसा एक ग्रेट वॉरियर बिना किसी पछतावे के साथ जीता है, तो आखिर मैं अपनी जिंदगी को इन पहाड़ियों में रहकर छुप कर लोगों को लूटने के लिए क्यों बर्बाद करूं? और सत्य को लग रहा था कि ये कमीना लुटेरा उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर उसे इन फालतू चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे बस अपनी जिंदगी में मर कर और भी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए था। और तभी सत्या सोंगे के पीछे बाकी सभी लुटेरों का गुस्सा महसूस कर पा रहा था कि वो बातें कर रहे थे कि इस चूचे ने उस हमसे लेफ्टिनेंट को मार दिया। ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था और वो सत्या को पीटने के लिए बिल्कुल रेडी थे और सत्या बताओ इन्हें इन्हीं चीज के लिए भड़का रहा था ताकि वो गुस्सा होकर उनसे लड़ने आए और फिर वो उनसे लड़ता मारा जाए। पर यहाँ पर
सोंगी अपने आदमी को रुकने को कहकर सत्य को बताता है, मेरे दोस्त आखिर तुम सोच कर देखो कि इस वक्त यहाँ पर कितने के लुटेरे मौजूद होंगे। जिस बात पे सत्य एक समझदारी का डायलॉग मारता है, जिससे इम्प्रेस होकर सोंगी बताता है ये पहाड़ियाँ उनके लिए एक स्वर्ग की तरह थी जो योद्धाओं की ताकत से बनती है। उनकी मेहनत और पसीने से इस जगह पर कब से पाए जाते हैं। और फिर अपनी तलवार को निकालकर वो बताता है, मैं एक लुटेरा वांग सोंग है, एक ऐसा मर्द बनना चाहता हूँ जो इस पहाड़ी की हमेशा रक्षा करके रखे। भाई सत्या, मैं तुमसे एक और बात जानना चाहूंगा, क्या तुम सभी लोगों की जिंदगियों को सुधारने के लिए मेरा साथ देना चाहोगे? जिस बात पे सत्य साफ बताता है, तुम्हारा ऑफर तो काफी अच्छा है पर मैं मना करता हूँ। और यस, ये एक जो रेफरेंस था और वो सोंगी को साफ बता रहा था कि भले ही सोंगी के शब्द बहुत अच्छे थे पर क्या वो सच में हरामी लुटेरे थे या फिर नहीं। सत्य को अभी तक उन पर पूरा यकीन नहीं हुआ था। जिस बात पे सोंगी बताता है कि सत्य उनके साथ उनके बेस पर आ सकता है और देख सकता है कि वो एक्चुअली में क्या करते हैं। जो आइडिया उसे भी काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो उनके बेस में जाने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि अगर इस बंदे के बेस पर जाने के बाद वो उसके ऑफर को मना कर देगा, ये लुटेरे उसे वहां से जिंदा तो जाने नहीं देंगे। यानी वो एक बार फिर से मरने वाला था। जो चीजें सोचकर उसके दिल की खुशी कम नहीं हो रही थी। और फिर 15 मिनट तक वो उन लुटेरों के बेस पर पहुंच गया था, जो देखकर सत्य हैरान था क्योंकि उसे लगा था कि ये बस एक छोटा सा लुटेरों का अड्डा होगा, पर ये जगह एक्चुअली में एक छोटे बस एक गाँव की तरह थी। और वही पीछे सत्य देखता है कुछ मौजूद बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों का, और वो पूछता भी है कि आखिर बूढ़े और बच्चे इस जगह पर क्या कर रहे थे। जिस बात पर सोंगी बताता है कि ये लोग होमलेस हैं और उन्हें ये मिले थे, इसलिए उनकी बुरी हालत देखकर वो उन्हें यहाँ पर लिया क्योंकि लॉर्ड गो द्वारा मेंटेन की गई वो यानसडी बस एक नजरों का धोखा है जो देखने में एकदम सुंदर लगती है। पर लॉर्ड गो कमजोर और बूढ़े लोगों को उस सिटी से बाहर तंगवा देता था जो कि उसके किसी काम के नहीं आएंगे। पर लोगों की तड़पने में सिर्फ उसी का हाथ नहीं था क्योंकि उनके एम्परर की जंग में हारने के बाद क्रिम्सन नेशन छोटा होता शुरू हो गया। और ये डिवाइन का नाम सुनकर सत्य भी आता पूछता है कि उसने ये डिवाइन शब्द बहुत सुना था और आखिर में ये चीज है क्या थी। ये सॉन्ग उसे बताता है, पर तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक को देखकर तो लग रहा था कि तुम इमॉर्टैलिटी पंच का इस्तेमाल कर रहे थे। ये हैरानी की बात है कि तुम जियाओ फैमिली की पीढ़ी से हो पर तुमने कभी भी डिवाइन नहीं देखा। जो सुन सत्य पूछता है, एक मिनट आके तुम्हें इमॉर्टैलिटी पंच के बारे में कैसे पता? मुझे ये मत कहना कि तुम मार्शल आर्ट फैक्शन के हो, हराम खोर धोखेबाज लुटेरे। किस बात पर हंसता हुआ सॉन्ग उसे बताता है कि बेशक इमॉर्टैलिटी पंच एक यूनिक चीज है पर सिर्फ मार्शल आर्ट फैक्शन ही नहीं है जो इस चीज के बारे में जानते हैं। और फिर वो सत्य के साथ कुछ प्राइवेट में बातें करना चाहता था, इसलिए वो उसे विलेज के अंदर एक घर पर ले आता है और वहाँ पर उसे एक बुढ़े की मूर्ति दिखाता बताता है कि ये व्यक्ति एक डिवाइन बीइंग है। जिस पर सत्य पूछता है कि क्या ये स्टैचू एक डिवाइन बीइंग थी। जिस बात पर मना करता सोंगी बताता है कि एक्चुअली में ये व्यक्ति वो है जो एक डिवाइन बीइंग बनने के लिए ट्रेन हुआ हो। जो बस सुनकर सत्य को भी एक पल के लिए लगता है कि शायद उसे एक वॉरियर की तौर पर छोड़कर एक्चुअली में एक सेज बनने की ट्रेनिंग करनी चाहिए थी क्योंकि आखिर गोटे सख्त टेक्निक लड़ाई में कितनी करी काम किया सकती थी। और फिर सोंगी बताता है कि डिवाइन बीइंग और वो है तो सेम ही रेस के, पर डिवाइन बीइंग ये मानना नहीं चाहता और ये बस खुद बैठे बैठे इंसानों को हायर करते हैं अलग अलग काम करवाने के लिए। और लोग भी उन पर यकीन करते हैं कि उन्हें उन डिवाइन बीइंग्स की दुआ लगेगी, पर ऐसा होता कुछ भी नहीं है। वो ना ही किसी को दुआ देते हैं ना ही कोई वरदान, और साथ ही जो इंसान उनकी बात न माने वो उन्हें उसी पल मार देते हैं। पर हंसी की बात यह है ज्यादातर इंसानों को इस सच के बारे में कभी पता भी नहीं चलता और वो बस चुपचाप इन डिवाइन बीइंग्स के लिए काम करते रहते हैं। और सत्य को बिल्कुल ही समझ आ जाता है कि ये हरामी डॉक्टर उनके स्कूल के टीचर्स या फिर नौकरी में बॉस की तरह होते हैं जो बस दूसरों पर अपना हक जमाते हैं। और अब सत्य को लगता है अब ज्यादा खतरे मोल लेने से ही उसका ज्यादा फायदा हो सकता है, यानी उसे एक डिवाइन बीइंग को चुनौती देनी पड़ेगी और इसलिए वो एक डिवाइन बीइंग से लड़ने का ट्राई करना चाहता था। सोंगी उससे कुछ और बातें बताने ही वाला था कि उससे पहले सत्य एकदम तेजी से उसे डिवाइन बीइंग की स्टैचू की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसका प्लान था उसे तोड़ने का। मैं एक महान योद्धा हूँ जो आजादी के लिए पैदा हुआ था, तो बेशक मैं अपने सामने के किसी भी चुनौती से नहीं डरूंगा। और बस सत्य को उम्मीद थी कि उस डिवाइन बीइंग के इस डिवाइन स्टैचू को तोड़ने के बाद वो उसे आसमान से एक जोर का बिजली का झटका मारकर मार देगा, जिसके बाद उसकी डेथ रेटिंग कमाल की होगी। और उससे पहले एक जोर का मुक्का मारकर सत्य उस मूर्ति को नुकसान पहुंचा पाता। सोंगी अपनी तेज टेक्निक का इस्तेमाल कर एक बड़ी सी तलवार को मैजिकली हवा में उड़ाकर सीधा ही सत्य के मुक्के के सामने कर देता है, जिससे खुद सत्य का मुक्का मूर्ति पर तो नहीं लगता पर उसकी इम्पैक्ट से सीधा तलवार घूमकर सीधा उस मूर्ति पर जोर से जा लगती है और उस मूर्ति को तोड़ देती है। पर खैर क्योंकि उन दोनों ने ही ये अपने हाथों से नहीं किया था, इस चीज को ज्यादा नुकसान के तौर पर तो नहीं गिना जाएगा। और सत्य इस बात से चिढ़ जाता है कि ये हरामखोर लुटेरे की हिम्मत है उसे एक बार फिर से मरने से रोकने की, इसलिए वो गुस्से में उससे जाकर पूछता है, ए भाई तूने फिर भी मुझे बताया था कि ये डिवाइन सेजेस बुरे हैं, तो आखिर अभी जिस स्किल का तूने इस्तेमाल किया वो तो एक सेज की स्किल थी ना, तो अब बता तू भी बुरा है ना। जिस बात पे सोंकी उसे संभालता बताता है कि उसने स्किल को सीखा था सिर्फ एक दिन उन डिवाइन बीइंग्स का सामना करने के लिए क्योंकि उसे खुद उनसे नफरत थी। देख मेरे भाई, डिवाइन बीइंग्स को सच में मरने की जरूरत है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि कभी भी कोई और सेज पैदा ना हो। पर भाई जो तूने किया वो सच में एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। डिवाइन स्टैचू को तोड़ने से तुम्हें उनसे अपना बदला तो मिल जाएगा
जाएगा, पर उसके साथ साथ सजा भी। जिस बात पर सत्या बताता है कि वो वही तो चाहता था कि वो निकम्मे डिवाइन बिंग एक दो बिजली के हमले सीधा उसके सर पर दे मारे, और सत्या के उसे बार बार इग्नोर कर ये उल्टी हरकतें करने से अब सोंगी को भी गुस्सा आ गया था, और अब उसकी भूतिया नजरों से थोड़ा सा सत्या भी घबरा गया था, इसलिए बात को टालता वो अगली बार से सावधान होने को कहता है, और साथ ही ये भी पूछता है कि अगर सोंगी उन डिवाइन बिंग से लड़ने के लिए सेज स्किल को सीख रहा था, यानी इसका मतलब था कि वो मार्शल आर्ट्स को नहीं सीख पाया, क्योंकि सत्या जानता था कि आखिर एक बंदा दो चीजें कैसे सीख सकता है, क्योंकि सिस्टम के साथ भी उसे खुद अभी तक कोई भी सेज स्किल नहीं मिली, क्योंकि मार्शल आर्ट से व्यक्ति की बॉडी को शक्तिशाली बनाया जा सकता है, और वैसे ही सेज स्किल से व्यक्ति की आत्मा को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। और सोंगी के मानने से अगर देखा जाए तो अभी तक के सबसे शक्तिशाली सेज और मार्शल आर्टिस्ट के बीच में से दोनों ही ताकत में एक दूसरे की बराबरी के थे, पर मार्शल आर्ट्स का कोई भी पाइनेकल नहीं था, और डिवाइन बिंग्स कभी भी अपनी ताकत की वजह से शक्तिशाली नहीं होते, बल्कि क्योंकि वो अमर होने के पास होते हैं। पर मार्शल आर्टिस्ट एक उम्र पर आकर मारे जाते हैं, पर एक सेज बनने के लिए बहुत ही ज्यादा टैलेंट चाहिए, और ज्यादातर लोग ये काम नहीं कर पाते, और साथ इसमें बहुत ही ज्यादा समय भी लगता है, न जाने कितने साल, और कईयों को तो ट्रेनिंग में ही सेंचुरीज लग जाती है। पर उल्टे हाथ मार्शल आर्ट का रास्ता काफी तेज था, ऐसा तुम जल्दी ताकतवर बन सकते थे, पर यहाँ पर सोंगी का गोल था उन्हें डिवाइन बीइंग्स को हराने का, जो बातें करते करते कमजोरी की वजह से उसके मुंह से फिर से खून बहना शुरू हो गया था, कि उससे संभालता सत्ता सोच रहा था। इसका मतलब था एक मार्शल आर्ट मास्टर होने के नाते उसका अमर होने का रास्ता सिर्फ के सिर्फ इमॉर्टैलिटी पंच था, और साथ ही जल्दी ताकतवर होने के लिए उसके पास सिस्टम था, यानी वो ताकतवर भी तेज हो सकता था, और इमॉर्टैलिटी पंच के साथ वो मरेगा नहीं, यानी एक हिसाब से वो भी डिवाइन बीइंग से कम थोड़ी न था। इसलिए एकदम कॉन्फिडेंट से वो सोंगी को बताता है कि आखिर एक डिवाइन सेज बनने के लिए कितने कर हजारों साल लगते हैं, क्योंकि सत्या के मानने से वो ये काम जल्दी कर सकता है, क्योंकि उसके पास सिस्टम जो था जिससे मर मर कर वो काफी सालों की ट्रेनिंग को जल्दी पाएगा, क्योंकि सत्या यहाँ पर कोई अपने रास्ते चूज करने वाला बच्चा नहीं था, बल्कि वो जिद्दी और लालची था, जिसे सब कुछ चाहिए था। कि सोंगी उसे रोकता बताता है कि अगर सत्या के पास स्पिरिचुअल रूट नहीं थी तो वो उसके बगैर कभी भी ये काम नहीं कर पाएगा, और सत्या को स्पिरिचुअल रूट का तो नहीं पता था, पर वो सोंगी को एक राज की बात बताता है। मास्टर वहाँ ये बात कैसे को बताना मत, पर मेरे पास गोटे सख्त टेक्निक है, तो क्या इसे आयरन सोल रूट कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इंसान की असली रूट तो यही होती है ना। और उसी पल वो सोंगी को अपना चमकता हथियार दिखाने लगता है। इससे घबरा कर सोंगी बताता है कि उसे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो चुपचाप अपने हथियार को संभाले रखे, और अब उसे तंग आ गए वो सत्या को वहाँ से जाने को कहता है। जिस बात से कंफ्यूज सत्या पूछता है कि सोंगी तो उसे अपनी टीम में करना चाहता था, तो आखिर क्या अब वो उसे जाने दे रहा था। जिस बात पे वो बताता है कि ये विलन सत्या जैसे बंदों के लिए फिट नहीं बैठेगा, जो खुले दिल से अपनी मनमानी करना चाहते हैं, पर एक्चुअल वजह ये थी कि उसके मारने से सत्या बहुत ही पागल था, और अगर बस अपने साथ ही रखेंगे तो ये बस फालतू में इधर उधर की तबाही मचाता रहेगा। और वैसे ही सत्या से कह रहा था कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो मार सकता है, क्योंकि क्या पता वो बाहर जाकर सभी को उनकी लोकेशन बता दे। पर उसकी बातों से चिढ़ा हुआ सोंगी उसे चुपचाप बस वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो सभी भी वैसे ही यहाँ से जाने वाले थे, और उसे वैसे भी नहीं लगता था कि सत्या कुछ ऐसा काम करेगा। जिस बात को समझकर चिढ़कर वो भी जाने लगता है, और यहाँ पर तो वो मर नहीं पाया था, तो इसलिए अब उसका प्लान था यहाँ से यान सिटी की तरफ जाने का, और क्या पता अगर वो समय पर पहुंच जाए तो वो अपने ही फ्यूनरल पर जा पाए। और यहाँ एक तरफ मेसनो के दरवाजे का कोई काफी जोर से खटखटा रहा था, और जवाब देने के लिए दरवाजा खोलते मेसनो भी बाहर आती है, और हम देख पाते हैं कि दरवाजे के बाहर सिटी लॉर्ड गुओ यान का ही हरामी बेटा आ रखा था, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता वो बताता है कि वो यहाँ पर सत्या के उस जाबाज लड़ाई की खबर देने आए थे, और लॉर्ड की तरफ से अपना शुक्रिया जाहिर करने भी। और इस वक्त उसकी नजर थी मेसनो की बॉडी पर, और सच्ची फिक्र को देखने के बाद भी वो थोड़ा निराश था कि ये बंदी तो काफी सुंदर है, पर अब बुरी बात थी कि एक बंदी है, क्योंकि आपको तो याद ही होगा ये गधा एक छक्का है, इसलिए उसका मेसनो पे इंटरेस्ट नहीं आता। और अब मेसनो पे पूछती है कि आखिर सत्या अभी तक वापस क्यों नहीं आया। जिस बात पे वो हरामी बताता है कि बेचारा सत्या तो पहले ही मारा जा चुका है। जिस बात से गुस्सा होकर मेसनो इस बात का मतलब पूछती है, जिस पर साफ करता उसकी लाश की तरफ इशारा करता वो चिल्लाता हुआ बताता है क्या तुम्हें दिखता नहीं कि वो मारा जा चुका है। ये सत्या उन लुटेरों से लौटे मारा जा चुका है। पर दरवाजे को बंद करने लगते मेसनो उसे साफ बताती है कि वो अरे गरीब बंदों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि सत्या इतनी जल्दी मरने वाला में से नहीं है कि उसको दरवाजे को बंद करने से गोयान का बेटा रोकता है, और बताता है कि प्रूफ के तौर पर वो सत्या की बॉडी भी लेकर आया है, तो अगर वो उसे पास आकर देखना चाहती है तो देख सकती है। क्या हरामी को दिखता नहीं कि मेसनो ने आंखों में पट्टियां डाल रखी है। खैर जो भी हो, फिर गुस्से में उसका हाथ पकड़कर वो उसे सत्या की लाश की तरफ ले जाने लगता है, ताकि एक फैमिली होने के नाते वो पक्का कर पाए कि वो उसका भाई ही था ना। और फिर उसके पास ले जाकर वो मेसनो के चेहरे को बिल्कुल सत्या की लाश के चेहरे के सामने कटे है, और उसे उसके गन सूंघा था। वो हरामी पूछता है ओ सच याद आया, तुम तो देख नहीं सकते, तो थोड़ा सा सूंघ कर काम चलाओ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस वक्त ये कैसी हालात में है। इस बेचारे की लाश एकदम खून से भर रखी है, इसके सभी के सभी हड्डियां एकदम टूट चुकी है, और कम से कम भी इसके शरीर में 50 से भी ज्यादा घाव है। इसका चेहरा इतने बुरी हालात में है कि मुझे उसे देखने का भी दिल तक नहीं कर रहा। पर फिर भी उसके हाथ को छुड़ा कर मेसनो बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये
नामुमकिन है, नामुमकिन। और जो भी लाश मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ वो बस मेरी तरफ से एक मजाक था, और ये लाश भी नकली है, मैं भी नकली हूँ, और सब कुछ ही नकली है ना? माना कि तुम अंधे हो, और लगा नहीं था कि दिमागी तौर से भी अंधी हो गए। और मिस इतना तो जान चुकी थी कि इस हरामी का इरादा कुछ भी सही करने का तो बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पीछे से ये चीजें देखते हुए सत्या के पिछले साथियों में से वो मोंक एकदम गुस्सा हो गया था, और वो तो हरामी को पीटने के लिए जाने ही वाला था, पर मिस्टर येलो उसे रोक लेता है, क्योंकि वो गो यान का बेटा था जो कि कभी भी उनके पूरे परिवार को मरवा सकता था। और जब भी यह हरामी जाएगा वो कम से कम उसकी मदद करने के लिए उसकी बहन को अपने पास जितना भी मौजूद पैसा था वो सारा का सारा उसे दे सकते थे, ताकि वो यहाँ से भागकर किसी सही जगह पर चली जाए। कि गो यान का बेटा इस बात से एकदम चिढ़ गया था कि उसने सत्या की लाश को उसे दिखा भी दिया, सब कुछ कर भी दिया, पर मिसनो का एक्सप्रेशन इतना मजेदार नहीं था, बल्कि उन पर यकीन न होने के साथ साथ वो तो बिल्कुल रोई तक भी नहीं थी। इसलिए उसका प्लान था कुछ और भी घटिया हरकत करने का, और फिर वो वहाँ पर सूप मंगवाता है, और ये कोई आम सूप नहीं था बल्कि सत्या की शारीरिक ऑर्गन से बनाया गया सूप था। और वो बताता है कि अगर मिसनो उसे खाकर देखेगी तो शायद उसे पता चल जाए कि ये सच में उसी का भाई था। और फिर वो अपने सभी गार्ड्स को उसे पकड़ने को कहता है ताकि वो कहीं भी भाग ना पाए, और वो उसे ये घटिया सी चीज खिला पाए और उसके साथ अपनी ये नाइंसाफी कर पाए। और वैसे ही गार्ड सब उसे पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में डालने लगते हैं वो घटिया सा सूप। लेकिन उससे पहले वो मिस ना पी पाती, उस गार्ड के हाथ से उस सूप को छीनता हुआ मिस्टर येलो फटाफट आकर उसे पकड़कर खुद पीने लगता है, और उसे पीता हुआ खुशी से बताता है कि ये सूप तो सच में ही काफी स्वादिष्ट था, और एक्चुअली में हम पहली बार उसके दांत देख पाते हैं कि इसके तो सच में ही पीले दांत थे। तभी तो इससे सभी मिस्टर येलो बताते थे, जिस बात से गोयान का बेटा चिढ़ जाता है। फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बनाया गया खास सूप छीनने की, और उससे पहले वो उस गार्ड को मारते। बीच में वो मोंग भी पट्टा बताता है कि वो सत्या के सोल्जर्स थे, और सत्या की मौत के बाद मिस्टर येलो को इतना बड़ा गम लग गया था तो उनका दिमाग थोड़ा सा खिला गया था, तो उसे उम्मीद थी कि यंग मास्टर उन्हें माफ कर दे, जिस बात पर बेशक उस यंग मास्टर को यकीन नहीं होता। जब तक मिस्टर येलो जमीन पे गिर गया वो सूप भी पागलों की तरह खाने लगा है, और तभी वहाँ पर एंट्री होते हैं सत्या के, जो सूप को इस्तेमाल करता बताता है कि ये तो सच में ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। फिर वह प्यार से पूछता है कि क्या उसे भी एक बाउल सूप खा मिल सकता था। कि यहाँ पर अपने बॉस को देखकर वो दोनों ही एकदम खुश हो जाते हैं, पर मिसनो भी कहती है कि जैसा कि उसे लगा था सत्या अभी भी जिंदा था, और यहाँ पर यंग मास्टर की तरफ एकदम फटकर हलाक में आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सत्या की लाश उनके पास पड़ी थी, फिर ये अभी भी जिंदा कैसे था। और सभी लोग जब उसकी लाश की तरफ देखते हैं कि लाश भी वहीं पर पड़ी थी, जिंदा सत्या भी उनके सामने खड़ा था, तो आखिर फिर यह मामला सच में था क्या। और तभी सत्या अपनी पूरी तेजी से उस यंग मास्टर पर हमला करने के लिए बढ़ता है, और सीधा अपने तेज हमले से वो अपने सामने भाली को तेजी से तोड़ देता है। और सत्या के इस बात को रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि वही बुढ़ा एल्डर था, जो कि अभी भी सत्या से काफी ताकतवर था। फिर जब गुस्से में सत्या उस यंग मास्टर की तरफ देखता है, उस भयानक भरी नजरों से यंग मास्टर को एकदम डर लगने लगता है कि ना बेटा इस तनकी से वो तो नहीं बच सकता। और यहाँ मिस्टर येलो और मिस्टर मॉन्क भी बातें कर रहे थे कि शायद ये बंदा उनका बॉस नहीं था, क्योंकि ये बंदा उनके बॉस जैसा दिखता था, पर उनसे भी ताकतवर और उनसे भी ज्यादा पागल था। वो बुढ़ा एल्डर भी पूछता है कि सत्या को तो उन्होंने पहले मार दिया है, तो आखिर उनके सामने मौजूद वो कौन था। क्योंकि मन ही मन वो सोच रहा था इस बच्चे का और इतना ताकतवर नहीं है, ये कम से कम ज्यादा कर एक क्लास 8 का होगा, और आखिर इसके भाले का वार इतना ताकतवर क्यों था, और ये बिल्कुल सत्या जैसा क्यों लगता है। जिस बात पे सत्या उन्हें बताता है, लगता है कि तुम लोगों को एक गलत फहमी है, मेरा नाम धन्ना है और सत्या मेरा एक भाई था, और तुम लोग मेरे भाई के मरने के बावजूद भी उसकी बची गई लाश की बेइज्जती कर रहे हो, और अगर मैं यहाँ पर मारा भी जाता हूँ तो मैं तुम सभी को अपने साथ लेकर जाऊंगा, और फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने का ताकतवर हो, क्योंकि ये बदले की आग जल्दी नहीं बुझने वाली। और उसकी इस बड़ी बड़ी बातों को सुनकर गुस्सा हुआ वो बुढ़ा एल्डर भी उसका सामना करने को बिल्कुल रेडी था, क्योंकि वो जानता था कि धन्ना भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कि यहाँ पर एकदम डर गया यंग मास्टर फटाफट अपने उस अंकल को भी वहाँ से भागने को कहता है, क्योंकि वो इस मामले को बाद में संभाल लेंगे। और उसके भाग जाने पर बुढ़े एल्डर के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, बस चुपचाप वहाँ से जाने का। और अंदर ही अंदर सत्या उम्मीद कर रहा था कि ये यंग मास्टर गुओ जाकर इस बात के बारे में गुओ यांग को बताएगा, और फिर वो उसे फटाफट मारने के लिए पूरी टीम भेजेंगे। और इसलिए अपने लिए एक मौका क्रिएट करने के लिए पीछे से साफ साफ एक धमकी देता है कि कल वो अपने भाई सत्या की लाश को दफनाने के लिए इस टाउन से बाहर पहाड़ियों पर जाने वाला था, और एक तरह से उन्हें इशारा दे रहा था कि वो उन्हें पहाड़ियों पर मिलेगा, तो अगर किसी की भी हिम्मत है उससे लड़ने की तो वो आ सकता है। और अब सभी के जाने के बाद शौक हुए मिस्टर येलो और मिस्टर मॉन्क वहीं पर थे, जिन्हें थोड़ा अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कौन से भाई बिल्कुल एक जैसे लग सकते हैं, पर ऊपर से एक बड़ा लग रहा था और दूसरा छोटा। और फिर वहीं पर पड़े गए उससे यंग मास्टर द्वारा लाई गए उस लिवर सूप को सत्या से पीता उसके स्वाद लेने लगता है, जिस बात में चिल्लाते मिस्टर येलो और मॉन्क बताते हैं, धन्ना भाई से मत पियो, ये सूप आपके भाई के ऑर्गन से बनाया गया है। पर सत्या बिना रुके उसके मजे ले रहा था। और फिर उन्हें बताता है कि वो बेवड़ा यंग मास्टर बस उन्हें जानबूझकर गुस्सा दिला रहा था, बल्कि ये तो नॉर्मल मीट से
बनाया गया सूप था और फिर रोने की एक्टिंग करता हुआ वो बताता है, मैंने सुना था कि मेरा भाई एक बुरी मौत मारा गया है, पर आखिर कैसा लगा था कि इसका शरीर अंदर से भी एकदम तबाह हो चुका होगा, तो आखिर इस बेचारे की लाश से सूप कैसे ही बना सकता है कोई। और अब उसे पूरी तरह लग ही रहा था कि सच में उसने अपने इस राज को अच्छी तरह छुपा लिया था कि तभी उसके पीछे से मिस नो उसके पूरे करीब आती और उसे बार बार सूखने लगती है, जिस बात से सत्या भी शौक हुआ पूछने लगा है कि आखिर उसे जगते में क्या हो गया जब वो उसे पागलों की तरह सूख रही थी कि यहाँ पर मिस नो किसी चीज के बारे में ध्यान से सोच रही थी और इस बात को कंफर्म कर रही थी। उसके सामने वाला पक्का सत्या ही था जो जानबूझकर अपना भाई बनने का दिखावा कर रहा था। और यहाँ पर वह यंग मास्टर घर आकर चिल्लाता बताने लगता है कि सत्या का भूत आ चुका है और हक्का बक्का गोयान भी पूछता है कि भाई कौन सा भूत देख लिया तूने, जिस बात पर शांति से वो बूढ़ा डरफूक बताता है कि वो बस सत्या की फैमिली को उसकी बॉडी चुपचाप वापस करने गए थे, पर तभी वहाँ पर बिल्कुल एक सत्या जैसा दिखने वाला बंदा आया था और वो अपने आप को सत्या का भाई धन्ना बता रहा था। और ये धन्ना अपने भाई सत्या से थोड़ा लंबा भी था और साथ ही थोड़ा बड़ा भी लगता था। और फिर चलते चलते बातें करते हैं गोयन पूछता है कि धन्ना आखिर कितना कर शक्तिशाली है, जिस पे वो बताता है कि वो कम से कम भी क्लास 8 का होगा। पर अच्छी बात थी कि वो इस वक्त घायल हो रखा था, तो इस वक्त वो क्लास 9 के बराबर का ही था, तो चिंता की कोई भी बात नहीं थी। और वेल मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 ने क्लास 8 से कमजोर होती है और जितनी क्लास के नंबर उल्टे ऊपर जाते रहेंगे जैसे उल्टी काउंटिंग की तरह, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा ताकतवर होता रहेगा। जैसे 8 से ज्यादा ताकतवर अब क्लास 7 का होगा। खैर अब इस बात से गोयान एकदम गुस्सा हो गया था कि आखिर एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत कहाँ से आ गई और एम्परर भी यहाँ पर आने वाले थे कि वो सिर्फ एक बंदे की वजह से इतना परेशान हो गया था। इसलिए अब वो एल्डर फू को एक साफ साफ ऑर्डर देता है फटाफट जाकर इस धन्ना को निपटाने का, क्योंकि हो सकता है ये धन्ना उनसे बदला लेने के लिए उनके कामों के बीच में पड़े, तो मुसीबत को जड़ से उखाड़ना ही उनके लिए बेहतर होगा। और सत्याप यहाँ पर फिर से मेसनो से पीछे हो जाता है और शांति से रोने का दिखावा करने लगता है, पर नामाते मेसनो फिर से उसे छूती हुई इसके करीब आ जाती है और बार बार उसके करीब से उसे सूखने लगती है। और सत्या एकदम परेशानी से सोच रहा था कि आखिर सच में भाई ये बंदी क्या चाहती है, और वो बहाना देता उसे बताने लगता है, देख लो मैडम मैं साल 28 का होने वाला हूँ और मेरी पहले से ही 13 बीबियां हैं, जिनके कुछ कुल मिलाकर 18 बच्चे हैं और मैं 18 बच्चों में से कुछ बच्चों की शादी भी करवाने वाला हूँ, तो प्लीज मेरे से दूर हो जाओ, मैं चीटिंग करता नहीं पकड़ा जाना चाहता। पर उसके करीब खड़ी मेसनो अभी भी बस शक की नजरों से नजरों से तो नहीं बस शक से उसे देख रही थी। और तभी ही धन्ना को आवाज देते हुए मिस्टर येलो और मिस्टर मोंक आकर उसके हाथ में कुछ पैसे पकड़ा देते हैं, ये बताकर कि ये गवर्नमेंट की तरफ से है। और सत्या उनसे कंफर्म करता पूछता है कि क्या सच में ये पैसे गवर्नमेंट की तरफ से थे, जिस बात पर बहाना देते हैं वो दोनों के दोनों हाँ में सर हिलाते हैं, जिस बात से सत्या को साफ पता चल गया था कि ये पक्का इन दोनों के ही पैसे थे, जबकि इनके पास भी कम पैसे थे। ये अपने सारे पैसे उसे देकर उसकी अभी भी मदद करना चाहते थे, इसलिए वो पैसे को वापस करता। वो उन्हें बताता है कि उसे उन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, केवल मिस्टर मॉन्क उसके सामने उस टेक्निक की बुक को आगे करता बताता है कि अगर वो पैसे नहीं चाहता तो वो इस टेक्निक को ले सकता था, क्योंकि उसने उसके भाई को वादा किया था वापस सिटी में जाकर उसे गिफ्ट देने का, और ये मार्शल आर्ट बुक ही उसका गिफ्ट था। और एक स्किल बुक को देखकर सत्या बेशक एकदम खुशी से उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर कुछ समय बाद वो वहाँ से वापस भेज देता है। और अब उसके बाद वो मसनो को बताता है, लेडीज नो मैंने आपके बारे में अपने भाई सत्या से बहुत कुछ सुना है, वो सच में आपकी बहुत बातें करता था और आपका उससे ये करीबी रिश्ता देखते हुए मैं कल जाकर लॉर्ड से लड़ने वाला हूँ, और वो काम होने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। कि मजनो अभी भी बिना रुके कंफर्मेशन लेने के लिए उसे अभी भी इधर उधर सूंघ रही थी, जिस बात पे सत्या से रोकता हुआ साफ साफ ही एक बात की धमकी दे देता है, देखो लेडी तुम आग के साथ खेल रही हो, देखने में चाहे मैं आम लगा हूँगा पर मेरे पास सख्त गोटे टेक्निक है, तुम मेरे साथ ऐसी चिपक तो रही हो, पर इस बात को याद रखो कि तुम मुझे संभाल नहीं सकते। और अब इन बातों को सुनकर गुस्से में मसनो चिल्लाने लगते हैं, सत्या अब बस एक्टिंग करना बंद करो, तुम ये अजीब सी चीजें मुझे कंफ्यूज करने के लिए कह रहे होगे, और भले ही मैं देख नहीं सकती पर मैंने पहले ही तुम्हारा सारा सच जान लिया है, तुम्हारी महक, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे चलने का तरीका, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे तरफ से सिर्फ सत्या ही है। और क्योंकि अब उसका सच पकड़ा गया था जिससे अपने बेस को तोड़ा, सत्या भी हैरान होता पूछता है, मसनो नजर न होने के बावजूद भी आप सच में बाकियों से ज्यादा इतनी कमाल की कैसे है कि मैं आपको कभी भी बेवकूफ नहीं बना पाता। और खैर फिर वो उससे पूछती है कि आखिर उसने बाकियों को बेवकूफ कैसे बनाया और साथ ही अपने जैसे दिखने वाली लाश का जुगाड़ कैसे किया, जिस बात पर अब सत्या उसे सारी बातें बताता है कि कैसे चोरों से लड़ने के दौरान वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था और उन चोरों द्वारा पकड़ा गया था, पर इन सोल्जर्स को लगा था कि वो मारा गया है। और फिर वो जाकर वांग सोंग की एक सेज से मिला और उस सेज ने उसकी मदद की थी ठीक होने में और साथ ही इन सभी सोल्जर्स को धोखा देने में भी। और क्योंकि उसने एक सेज कहा था जिससे मेसनो को भी यकीन होता है कि एक सेज तो सच में ऐसे कांड कर ही सकता है। और वो मेसनो से पूछता है, मेसनो आपने मुझे बताया था कि जब आप बच्चे थे आपको कोई एक सेज के डिसाइपल के तौर पर लेना चाहता था, पर क्योंकि चियाओ फैमिली एक मार्शल आर्ट फैमिली थे तो उन्होंने एक सेज के फाइटिंग स्टाइल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या अब आपको लगता है क्या ये सेज जिस काबिल होते हैं? जिस बात पर मेसनो बताती है कि अब अंधा होने की वजह से वो एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर बिल्कुल भी काबिल नहीं थे, पर शायद एक सेज के तौर पर वो शायद भविष्य में कुछ
कुछ ना कुछ कर सकती है और शायद यही उसका मौका था वापस अपने कर्मों पे खड़ा होने का। और लोची जैसा कि सत्या को लगा था वो वर्षों से वही कहानियां सुनाने लगी थी कि कैसे उसका परिवार मारा गया था और अब उसे बदला चाहिए था ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर सत्या के चेहरे पर आकर वो उसे बताती है अब इन सभी हरकतों से रुकने को, क्योंकि अब वो सत्या की हरकतों से परेशान हो चुके थे। जिस बात पर कंफ्यूज सत्या पूछता है कि आखिर अब उसने क्या कर दिया कि मैसनव बताती है कि सिटी के अंदर सभी के सभी उस गोयान के कंट्रोल के अंदर थे और वो खुद एक क्लास 6 का वॉरियर था, यानी सत्या से बहुत ही ज्यादा गुना ताकतवर। और साथ ही उसके अंडर क्लास 7 और 8 के कई वॉरियर थे जो काम करते थे। तो सत्या जैसा बंदा जो सिर्फ अभी क्लास 8 पर पहुंचा था और जिसने अपना ज्यादातर ऑरा सेलेस्टियल डेमन डिसमेंटलिंग टेक्निक की वजह से गवा दिया था, वो उनसे ये लड़ाई जीत नहीं सकता। तो बस अब वो चाहती थी कि सत्या ये हरकतें करने से रुक जाए और उनसे फालतू में लड़ने के लिए न जाए। जिस बात से सत्या गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये बंदी उसकी मरने की इच्छा को क्यों तोड़ रही है, जबकि वो खुद मरने के लिए इतनी मेहनत करता था। और मैसनव बताती है कि आज उसे पता चल चुका है कि वो बदला तो लेना चाहती है, पर ये कर पाने के लिए उसके पास खुद इतनी ताकत नहीं थी। उसने उसे अपनी टेक्निक दी थी ताकि सत्या उसके लिए लड़ पाए, पर वो सच में उसे कभी मरा हुआ नहीं देखना चाहती थी। तो इसलिए वो अब सत्या को खतरे में नहीं डालना चाहती थी और अब आगे कामयाब होने के लिए उसे खुद कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और उसका कल यान सिटी को छोड़ने का प्लान था और उसके बाद वो एक सेज के पाथ पर चली गई। तब सत्या को गोयान से लड़ने की जरूरत नहीं थी, पर क्योंकि सत्या ने उसके लिए काफी कुछ किया था, वो अपनी डोरेमोन की पॉकेट से एक और गैजेट नहीं मेरा मतलब एक और टेक्निक नोट निकालती बताती है कि वो उसे रिपल अंदरूनी ताकत की टेक्निक देने वाली है जिससे सत्या का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और ये चियाओ फैमिली की सबसे ज्यादा अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक थी। और वो बताती है सत्या अब इसे भी ले लो, ये मेरी सीक्रेट टेक्निक की आखिरी किताब है जिस पर रोता सत्या भी चिल्लाता है मैसनव, जैसे कि वो बेचारी मारी गई हो। एंड हाँ यस ये एक जो रेफरेंस था। और परेशान मैसनव भी बताती है कि भाई चुप हो जा, वो मरी वरी थोड़ी ना है। पर तब इस सत्या को याद आता है कि उसने भी कुछ वादा किया था मैसनव को कुछ देने का, और वो कुछ ऐसी लाइंस थी जो वो चाहता था कि मैसनव उसके साथ पड़े और फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाए। वो उससे बताता है आपका रास्ता भी वही है जो मेरा है और मैं अपने इस रास्ते को और भी बेहतर का कर तब तक हार नहीं मानने वाला जब तक मैं अपने मकसद को पूरा न कर लूं। जिससे मैसनव उसकी बात का पूरा मतलब समझ जाती है कि सत्या का यहाँ पर बिल्कुल भी प्लान नहीं था उसे आधे अधूरे गोल में छोड़ देने का। जिस बात से मानकर अब वो भी बताती है मैं अगले 7 दिनों तक बाहर के टेम्पल में तुम्हारा इंतजार करूंगी और अगर तुम 7 दिनों में नहीं आए, नहीं या फिर मुझे कहना चाहिए कि जब तुम 7 दिनों में आ जाओगे हम वहाँ से साथ में ट्रैवल करेंगे। और अब इस आगे बढ़ने वाले रिश्ते को पक्का कर सत्या चला जाता है अपने भाई की अस्थियां को परवाने के लिए, सच अपनी अस्थियां को परवाने के लिए। और वो करते करते वो एक्टिंग करने लगता है कि आखिर वो इस बहरान दुनिया में अपने भाई की बगैर कैसे जिएगा। कि पीछे ही पहाड़ी के ऊपर हम देखते हैं कि वही एल्डरफो सत्या को मारने के लिए वहाँ पर आ रखा था और वैसा ही अपना पूरा तैयार होकर वो अपनी पूरी तेजी से सत्या के पीछे आ जाता है ताकि वो उसे एक ही बार में मार दे। कि उसी पल सत्या जगत में पीछे मुड़ता उस अस्थियों के डब्बे का सीधा ही एल्डरफो के मुंह पर घुमा कर मारता है। जैसे कुछ पलों के लिए दिखना बंद हुए एल्डरफो चिल्लाते हैं बावला इंसान ये तुम्हारे भाई की अस्थियां हैं, आखिर तुम उसे किसी पर इस तरह कैसे फेंक सकते हो। जिस बात पर धन्ना बताता है बिल्कुल सही कहा अंकल जी, पर सत्या और मैं टीम में काम कर रहे हैं तो बेशक ही एक दूसरे का हम पूरा का पूरा साथ देंगे। और वैसे ही अपने तेज भाले से वो फू पर एक तेज वार कर मारता है जिससे अल्ट्राफो डैमेज तो काफी हुआ था पर उसे मार पाने के लिए ये चीज काफी नहीं थी। और वो गुस्से में बताता है कि क्लास 8 का बंदा कभी भी उसे नहीं मार सकता और वो धन्ना जैसे को अंधा होकर भी हरा सकता है। और वैसे ही एक बहुत ही तेज वार कर वो उसे उस ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। और बुढ़े फू को लगा ही था कि आखिरकार अब उसने इस मुसीबत को भी खत्म कर दिया था कि घायल हालात में नीचे गिरता हुआ सत्य उसकी तरफ देखता मुस्कुराता बताता है थैंक्स ब्रो। और यहीं पर इस कमाल की सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको ये सीरीज सच में काफी पसंद आ रही है, क्योंकि मेरे को तो बहुत आ रही है, क्योंकि इसकी स्टोरी भी बाकियों से बहुत ही अलग है और मेन कैरेक्टर भी एकदम हरामी है। एंड अगर आप इस वीडियो के नीचे पूरे 350 कमेंट्स कर देते हैं तो मैं गीगा चैट सीरीज का अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। और मैं भी हो सकता है अगर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो अगले दिन ही ला दूं। खैर इतना तो फिर आप पर निर्भर करता है ना, तो वीडियो को शेयर करो ताकि ये सीरीज अच्छी चले, वरना वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। खैर एनीवेज अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय गुड बाय सायोनारा जाना।